डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल सूचनात्मक और मनोरंजन के उद्देश्य से है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को पेशेवर सलाह, मार्गदर्शन या कानूनी सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इस वीडियो में 18 सामग्री हो सकती है जो केवल परिपक्व और जिम्मेदार दर्शकों के लिए है। यदि आप 18 वर्ष से कम आयु के हैं तो कृपया यह वीडियो न देखें। कोई भी निर्णय लेने या कोई कार्रवाई करने से पहले यह सलाह दी जाती है कि आप किसी अनुभवी विशेषज्ञ या पेशेवर से सलाह लें। इस वीडियो में व्यक्त किए गए विचार केवल निर्माता के हैं और किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो रेड स्टोरी FM द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी बेहतरीन कहानियां और अपडेट मिल सकें। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करें तो आपको सूचित रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आपका समर्थन हमें आपके लिए दिलचस्प और मनोरंजक वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। रेड स्टोरी FM परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। जल्दी गई है तो पक्का बताना, मैं उसी वक्त सुधार दूंगा। तो तैयार हो जाओ, अब शुरू होती है हमारी नई सफर की दास्तान। हनी, धीरे से बाहर वो बेवकूफ सुन न ले। किस बात का डर? ये पहली बार थोड़ी है। वो मूर्ख शायद सच में सोचता है कि मैं तेरा इलाज कर रहा हूँ। कपूर परिवार हवेली में रणवीर अपनी पत्नी नंदिनी कपूर के कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। उनके माथे पर शिकन थी। अंदर से आ रही आवाजें सुनकर उन्होंने एक पल सोचा और फिर दरवाजा खटखटाने के लिए आगे बढ़े। हनी, मैं वैद्य विराट के लिए पानी लाया हूँ, कृपया दरवाजा खोल दो। कमरे में एक पल के लिए घबराहट हुई। उसके बाद नंदिनी कपूर की गालियां सुनाई दी। दूर हो जाओ यहाँ से, वैद्य विराट मेरा इलाज कर रहे हैं। पानी के लिए मेरे पास समय नहीं है, हमें परेशान मत करो। वैद्य विराट जरा और तेज। रणवीर के माथे पर शिकन और गहरी हो गई। पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा गला घुट रहा है। मैं ठीक हूँ, क्या तुमने मुझे बाहर जाने के लिए कहते हुए नहीं सुना? नंदिनी कपूर की आवाज और चिड़चिड़ी हो गई। रणवीर ने अपने होंठ काटे, गहरी सांस ली, दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और जोर से घुमाया। वह खुला नहीं। अब वह सच में घबरा गए और दरवाजे को पीटने लगे। तुम दोनों अंदर क्या कर रहे हो? इलाज के लिए दरवाजा क्यों बंद किया है? और यह अजीब आवाजें क्यों आ रही हैं? क्या तुम्हें समझ नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ? तुम वैद्य विराट के मेरे इलाज में बाधा डाल रहे हो। अगर तुम्हारी वजह से मैं ठीक नहीं हुई तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी उठा सकते हो? नंदिनी कपूर ने तीखे स्वर में कहा। रणवीर इसे समझ नहीं पाए। उन्होंने दरवाजे के हैंडल को जोर से घुमाया और कई बार विफल रहने के बाद उन्होंने अपने शरीर से दरवाजे को धक्का देना शुरू कर दिया। कई जोरदार धक्कों के बाद धड़ाम, दरवाजा खुल गया। रणवीर अंदर भागे। चादरें बिखरी हुई थीं। नंदिनी कपूर का अंडरवियर जमीन पर पड़ा था और नंदिनी कपूर तथा वैद्य विराट तेजी से कपड़े पहन रहे थे। ये दृश्य देखकर रणवीर जम गए। क्यों? रणवीर के होंठ कांप उठे। उनकी आंखों में आंसू आने लगे। नंदिनी कपूर ने कपड़े पहने, अपने बाल संवारे और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे क्यों कहने का क्या मतलब है? वैद्य विराट मेरा इलाज कर रहे थे ठीक एक महत्वपूर्ण पल में और तुम बस यहाँ घुस आए। मुझे तुमसे पूछना चाहिए। नंदिनी कपूर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? रणवीर ने मुट्ठियां भींच लीं। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा है, हमेशा तुम्हारी इच्छाएं पूरी की हैं और घर के सभी गंदे और थका देने वाले काम मैंने किए हैं। तुम्हारे एक शब्द पर मैं शहर के पूरब से पश्चिम तक भाग सकता था, सिर्फ तुम्हारी पसंद की मीठी बेर कैंडी खरीदने के लिए। क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें यह पसंद नहीं है, मैंने 3 साल तक तुम्हें छूने से खुद को रोका। लेकिन तुमने मुझे ऐसे धोखा क्यों दिया? और वो भी मेरी नाक के नीचे। ये देखकर कि वह अब उसे और धोखा नहीं दे सकती, नंदिनी कपूर ने झूठ बोलने की परवाह छोड़ दी। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। क्यों? क्या इसलिए नहीं कि तुम अक्षम हो? वह मुड़ी और वैद्य विराट की बाहों में झूल गई। तुम विराट त्यागी का परिचय जानते हो? वह एक वैद्य परिवार का युवा राजकुमार है, प्रगति फार्मा का उपाध्यक्ष है, एक प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय से चिकित्सक है। पिछले हफ्ते उसने प्रगति फार्मा के लिए सिंह राजवंश का ऑर्डर भी हासिल किया। सिंह राजवंश इंद्रप्रस्थ में एक दिग्गज है। जो कोई भी उनके साथ व्यापार कर सकता है वह एक उच्च समाज का व्यक्ति होता है। जरा आईने में देखो, तुम विराट से कैसे तुलना कर सकते हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। रणवीर गरज उठे। छी! नंदिनी कपूर ने घृणा से कहा। अगर मेरे दादाजी मरने से पहले पागल न हो जाते और अपनी वसीयत में यह जिद न करते कि मैं तुमसे शादी करूं एक बेकार आदमी से, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करती? विराट त्यागी ने रणवीर के सामने ही नंदिनी कपूर को सहलाते हुए मुस्कुराया। रणवीर, प्राचीन काल से सौंदर्य का मिलान प्रतिभा से होता आया है। अगर तुम में क्षमता नहीं है तो अपने सिर पर लगे हरे रंग के लिए दूसरों को दोष मत दो। विराट त्यागी, मेरी पत्नी पर से हाथ हटाओ। रणवीर ने दांत पीसते हुए कहा। ओह, तुम तो बड़े बहादुर हो। तुम्हारी पत्नी का कौन सा अंग मैंने नहीं छुआ है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मुझ पर चिल्लाने का अधिकार है? विराट त्यागी ने रणवीर को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। रणवीर गुस्से से जल रहे थे। उनकी आंखें लाल हो गई थीं। वह आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए और विराट त्यागी पर टूट पड़े। मैं तुम्हें मार डालूंगा। विराट त्यागी मुस्कुराए और जब रणवीर पास आए तो उन्होंने अपना पैर उठाया और उन्हें जमीन पर लात मार दी। मजाक बंद करो। मैंने शहर की फ्री फाइटिंग चैंपियनशिप जीती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसा कोई मुझे मार सकता है? रणवीर ने दर्द सहा और उठे। पास पड़ा एक पानी का गिलास उठाकर तोड़ने के लिए आगे बढ़े। तभी उनकी सास रत्ना कपूर दौड़ती हुई अंदर आई। क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों? उन्होंने एक नजर नंदिनी कपूर और विराट त्यागी पर डाली। उनके कपड़े बिखरे हुए थे। फिर रणवीर को देखा। स्थिति को समझते हुए वह रणवीर के पास गईं। उनके हाथों से गिलास छीन लिया। रणवीर, बाहर जाओ। रणवीर की आंखें चौड़ी हो गईं। माँ, नंदिनी कपूर का अफेयर चल रहा है। रत्ना कपूर का चेहरा ठंडा पड़ गया क्योंकि उन्होंने रणवीर को धक्का दिया। क्या अफेयर? मेरी बेटी की मासूमियत पर लांछन लगाना बंद करो।
वैद्य विराट ने पहले भी कई बार उसका इलाज किया है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। छोटी सी बात पर बखेड़ा खड़ा मत करो और बाहर जाओ। रणवीर को एहसास हुआ, माँ आप उन दोनों के बारे में हमेशा से जानती थी, है ना? बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। वैद्य विराट मेरी बेटी का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। उन्हें धन्यवाद देने के बजाय तुम यहाँ शक कर रहे हो। तुम सच में हसाना फरामोश हो, रत्ना कपूर ने अधीरता से कहा। रणवीर तुम्हें जाना चाहिए, मैं तुम्हें कुछ देर के लिए नहीं देखना चाहती, नंदिनी कपूर ने कहा। रणवीर अचानक हंसने लगे। वह खुद पर हंसे कि वह कितने मूर्ख थे। वह हंसे कि उनका सच्चा स्नेह दूसरों की नज़रों में एक मजाक बन गया था। वह हंसे कि पूरा परिवार नंदिनी कपूर के अफेयर के बारे में जानता था, फिर भी वह अकेले मूर्ख थे जो सोचते थे कि नंदिनी कपूर रिश्ते की परवाह करती है और उन्हें छूने नहीं देती क्योंकि भावनाएं अभी तक नहीं थीं। ठीक है, मैं जाऊंगा। रणवीर ने कमरे में तीनों लोगों को देखा, लेकिन किसी दिन मैं तुम्हें इसका अफसोस करवाऊंगा। अगर तुम जा रहे हो तो जल्दी करो और बकवास बंद करो। नंदिनी कपूर चिल्लाए। रणवीर का नंदिनी कपूर के प्रति जो भी अंतिम स्नेह बचा था वह पूरी तरह से मर गया और वह हवेली छोड़कर चले गए। सड़क पर रणवीर एक चलते फिरते शव की तरह बिना किसी लक्ष्य के भटक रहे थे। गुजरते वाहनों को देखकर उन्हें कुचल दिए जाने की तीव्र इच्छा हुई। अगर उसकी पत्नी उसकी आंखों के सामने उसे धोखा दे सकती है तो जीने का क्या फायदा? नहीं, मैं मर नहीं सकता। मुझे उन्हें यह साबित करना होगा कि मैं बेकार नहीं हूं। रणवीर ने अपनी मुट्ठी भींची, लेकिन जल्द ही वह ढीली पड़ गई, शक्तिहीन हो गई। वह कैसे साबित कर सकता था? विराट त्यागी प्रगति फॉर्मा का उपाध्यक्ष था और अब सिंह राजवंश के साथ व्यापार कर रहा था। सिंह राजवंश किस तरह का अस्तित्व है? देवपुरी का एक विशाल साम्राज्य। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी हैं कि सिंह राजवंश के पीछे इंद्रप्रस्थ का पहला महान परिवार है। उनके पास उनसे तुलना करने के लिए क्या था? साहस। पिताजी, जब आप गए थे क्या आपने नहीं कहा था कि मेरा जीवन असाधारण होने वाला है? तो मैं इतनी गिरावट में क्यों आ गया हूँ? मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। रणवीर मन ही मन चिल्लाए। एक जोरदार हॉर्न की आवाज हुई, उसके बाद एक घबराई हुई चीख सुनाई दी। मैम सावधान। रणवीर के विचार टूट गए जब उन्होंने ऊपर देखा। थोड़ी दूर पर एक परी जैसी सुंदर लड़की सड़क के बीचों बीच चल रही थी। एक ट्रक जिसने लाल बत्ती पार कर ली थी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। रणवीर की पुतलियां तेजी से सिकुड़ी और बिना सोचे समझे वह उसकी ओर दौड़ पड़े। उन्होंने लड़की को जोर से धक्का दिया, उसे ट्रक के टकराने की सीमा से बचा लिया। अगले ही पल ट्रक रणवीर से सीधे टकरा गया। धड़ाम। रणवीर को 20 कुछ मीटर दूर फेंक दिया गया और वह जमीन पर जा गिरे। सड़क पर खून का एक तालाब तेजी से बन गया। कम से कम मरने से पहले मैंने किसी को बचाया, ये बुरा नहीं है। रणवीर की चेतना धुंधली होने लगी और उनके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उनके गले में लटका हुआ साधारण दिव्य रत्न लॉकेट गिर गया और जमीन पर ताजे खून से छू गया। एक सुनहरी रोशनी की किरण रणवीर के शरीर में प्रवेश कर गई। अमर सम्राट की रक्तरेखा सक्रिय हुई, विरासत शुरू हुई। जिस लड़की को उन्होंने धक्का दिया था वह रणवीर के पास तेजी से आए। उसके चेहरे पर चिंता थी। हिम्मत रखो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलती हूँ। काले सूट पहने कुछ अंगरक्षक भी दौड़ते हुए आए। मैम आप ठीक हैं? लड़की ने अंगरक्षकों की ओर देखा। क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि यहाँ कौन मुसीबत में है? गाड़ी जल्दी यहाँ लाओ। जी। एक काली आलीशान रोल्स रॉयस कार आई जिसकी लाइसेंस प्लेट पर 88,888 लिखा था। किसी ने गाड़ी को पहचाना और हाँफते हुए कहा, ये तो सिंह राजवंश की राजकुमारी की गाड़ी है। ... केंद्रीय अस्पताल के शीर्ष वीआईपी वार्ड के सामने आर्या सिंह गलियारे में खिड़की के पास खड़ी थी। रात को घूर रही थी। उसने एक तंग स्कर्ट और एक कम गले वाली टॉप पहनी हुई थी। उसकी आकृति सुडौल और सुगठित थी। उसकी लंबी गड़ी हुई टांगें गोल और दृढ़ थीं। वहां खड़े होकर वह एक ऐसी अमूर्त आभा बिखेर रही थी जिससे लोग सहज रूप से अपनी नजरें झुका लेते थे। अगर आज वह मुझे धक्का न देता तो मेरे शरीर के हिसाब से मैं शायद मर जाती, है ना? आर्या सिंह ने खुद से बुदबुदाया। क्लिक। दरवाजा खुलने की आवाज गूंजी। आर्या सिंह तेजी से मुड़ गई। चिकित्सक एक उलझन भरी नजर के साथ वार्ड से बाहर निकला। डॉक्टर, अंदर का व्यक्ति कैसा है? क्या उसकी जान बच गई है? आर्या सिंह के चेहरे पर चिंता थी। डॉक्टर मुस्कुराया। कोई चिंता नहीं, मरीज बहुत स्थिर है। वास्तव में आप कह सकते हैं कि वह पूरी तरह से ठीक है, जो मेरे लिए काफी आश्चर्यजनक है। पूरी तरह से ठीक? आर्या सिंह भी उलझन में थी। हाँ, इतनी गंभीर दुर्घटना में आमतौर पर 5% से भी कम जीवित रहने की दर होती है, और यदि भाग्यशाली रूप से बच भी जाएं, तो वे शायद जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो जाएंगे। लेकिन यह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक है, बस बेहोश है। यह एक चमत्कार जैसा लगता है, डॉक्टर ने आश्चर्य के संकेत के साथ समझाया। आर्या सिंह ने राहत की सांस ली और डॉक्टर को देखकर मुस्कुराए। मुझे खुशी है कि वह ठीक है। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। डॉक्टर ने धन्यवाद को टाल दिया। कुमारी आर्या, आप बहुत विनम्र हैं। मरीज की स्थिति स्थिर हो गई है और मुझे एक और सर्जरी करनी है। अगर आपको कोई चिंता है तो अंदर नर्स से बात करें। क्षमा करें। आर्या सिंह ने सिर हिलाया। फिर डॉक्टर के जाने के बाद वह वार्ड में दाखिल हुई। 2 परिचारिकाएं बिस्तर के पास खड़ी थीं। आर्या सिंह के आते ही सम्मानपूर्वक एक तरफ हो गईं। आर्या सिंह बिस्तर के पास गईं और बेहोश रणवीर को देखा। ट्रक से टकराकर भी ठीक, क्या वह एक युद्ध कला गुरु हो सकता है? उसी क्षण रणवीर का चेहरा अचानक दर्द से विकृत हो गया और उन्होंने आर्या सिंह की कलाई पकड़ ली। आर्या सिंह ने अपनी भौहें सिकुड़ी, रणवीर की पकड़ को भट्टी की तरह गर्म महसूस करते हुए। तुम्हारा शरीर इतना गर्म है, क्या मुझे तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाना चाहिए? रणवीर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन आर्या सिंह की कलाई को कसकर पकड़े हुए थे जबकि उनका दूसरा हाथ अपने कपड़े फाड़ने लगा। एक पल के हिचकिचाहट के बाद आर्या सिंह ने 2 परिचारिकाओं की ओर देखा। तुम दोनों अभी के लिए जाओ, मेरी अनुमति के बिना किसी को अंदर मत आने देना। जी। परिचारिकाएं घबराहट में कमरे से बाहर निकल गईं।
मैंने अपने दादाजी से सुना है कि कभी कभी युद्ध कला के साधकों को उनकी प्राण ऊर्जा में समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे रक्त और ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। मैंने कुछ मालिश तकनीकें सीखी हैं, आर्या सिंह ने गंभीरता से कहा। अपना एक हाथ धीरे से रणवीर की छाती पर रखा और मालिश करना शुरू कर दिया। रणवीर की आंखें अचानक खुल गईं, सफेद भाग खून से सने हुए थे और उनकी फैली हुई पुतलियां किसी भी विवेक से रहित थीं, केवल आदिम इच्छा से भरी थीं। अगर वहां कोई गुरु उपस्थित होता तो वे पता लगा लेते कि रणवीर एक अत्यंत मर्दाना ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे थे, जबकि आर्या सिंह एक अत्यंत स्ट्रैन ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही थी। दोनों के बीच की बातचीत ने उस समय रणवीर में हो रही असामान्यता का कारण बनी। आर्या सिंह के रणवीर की मालिश करने के प्रयास आग पर तेल डालने जैसे थे, जिससे उनका तरकीन मन पूरी तरह से बिगड़ गया। रणवीर की आंखें आर्या सिंह के नाजुक शरीर पर पड़ गईं। उनकी इच्छा तीव्र हो गई क्योंकि उन्होंने जोर से उसे बिस्तर पर पिन कर दिया। आर्या सिंह का चेहरा घबराहट में बदल गया क्योंकि उसने अपना सिर फेर लिया। रणवीर की ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। तुम यह मत करो रणवीर, अब एक जानवर की तरह आर्या सिंह के शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहे थे और भारी सांस ले रहे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के वह झुक गए और उसकी बर्फीली सफेद गर्दन पर चुंबन दिया। आर्या सिंह ने जोरदार संघर्ष किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जल्द ही उसकी कसकर भींची हुई मुट्ठियां धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। अगली सुबह जल्दी अस्पताल के कमरे में रणवीर की आंखें अचानक खुलीं और वह तेजी से बिस्तर से उठ बैठे। रक्तरेखा विरासत, साधना का मार्ग। मेरे कपूर परिवार के पूर्वज वास्तव में प्राचीन श्री महायोगी नवज्योति थे। मेरे पिता ने मुझे जो दिव्य रत्न लॉकेट छोड़ा था उसमें वास्तव में श्री महायोगी नवज्योति की सारी विरासत समाहित है। उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया और पाया कि उनके दिमाग में बहुत सारी यादें आ गई थीं। साधना विधि, औषधि, योगी मंत्र, रसायन, वास्तु, ज्योतिष विद्या। अगर मैं अमरता के मार्ग पर चल सकता तो क्या मुझे नंदिनी कपूर के परिवार के चेहरों को फिर कभी नहीं देखना पड़ता। रणवीर के चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान आ गई। पिछली रात वह निराश महसूस कर रहे थे, लेकिन अब वह भविष्य के लिए प्रत्याशा से भरे हुए थे। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? एक ठंडी आवाज आई। रणवीर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने तुरंत अपनी मुस्कान रोकी, सिर घुमाकर देखने लगे। आर्या सिंह खिड़की के पास खड़ी थी, बाहें मोड़े हुए। उसकी बाहों पर थकान थी जिससे वह बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन इसे उसकी सुंदरता कम नहीं हुई। तुम कौन हो? रणवीर ने हैरान होकर कहा। आर्या सिंह की सुंदर आंखों में शिकायत का एक संकेत था। पुरुष सच में अच्छे नहीं होते क्या? रणवीर पूरी तरह से भ्रमित थे। उसी क्षण चादर पर एक चमकीला लाल धब्बा उनकी आंखों में आ गया। उनकी पुतलियां तेजी से फैल गईं क्योंकि उन्हें पिछली रात जो हुआ था वह याद आ गया। एक पल की हिचकिचाहट के बाद रणवीर तेजी से बिस्तर से उतरे, आर्या सिंह के पास गए, उसे उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। तुम क्या कर रहे हो? आर्या सिंह ने तुरंत कहा। रणवीर ने शर्मिंदगी से आर्या सिंह की ओर देखा। मुझे अब सब याद है। आर्या सिंह का सुंदर चेहरा गुस्से से लाल हो गया क्योंकि उसने अपना सिर फेर लिया। माफ करना, मुझे नहीं पता कि पिछली रात ऐसा क्यों हुआ। मैं रणवीर को शब्द नहीं मिल रहे थे। उनका दिल अपराध बोध से भरा था। आर्या सिंह की आंखें लाल होने लगी। कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी जान बचाई। चलो पिछली रात की घटना को खत्म करते हैं और अब से हम एक दूसरे के ऋणी नहीं हैं। लड़की के शिकायत भरे रूप को देखकर रणवीर के दिल में दर्द हुआ। आर्या सिंह ने गहरी सांस ली और रणवीर को एक दस्तावेज दिया। इस गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करो और एक बार जब तुम इस कमरे से बाहर निकलोगे तो चलो मान लेते हैं कि पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं था। रणवीर ने गोपनीयता समझौता लिया और उस पर नजर डाली। आर्या सिंह ने पहले ही उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। आर्या सिंह। रणवीर ने सुंदर लिखावट को छुआ। कितना प्यारा नाम है। आर्या सिंह ने अपनी भौहें सिकुड़ी। समय बर्बाद करना बंद करो और बस हस्ताक्षर करो। रणवीर ने आर्या सिंह के नाजुक चेहरे पर देखा और कुछ विचार के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने गोपनीयता समझौता लिया और उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। आर्या सिंह गुस्से में थी। तुम्हारा क्या मतलब है? रणवीर ने ईमानदारी से कहा। इस मामले को ऐसे ही खत्म नहीं किया जा सकता। आर्या सिंह ने ठंडी हंसी दी। क्या तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो? क्या तुम्हें पता है कि अगर यह बात बाहर निकली तो कितने लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएंगे? रणवीर ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने तुम्हारी पहली बार ली और मुझे इसका अपराध बोध है। मुझे तुम्हारे लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। आर्या सिंह स्तब्ध रह गई। चिंता मत करो, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक पुरुष की जिम्मेदारियां पूरी करूंगा। तुम्हारी जो भी मांगे हों बेझिझक मुझे बताओ, रणवीर ने गंभीरता से कहा। बस करो, मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। आर्या सिंह ने अपना सिर झुका लिया। रणवीर ने आह भरी, ये सोचते हुए कि उसे कम आंका गया होगा। लेकिन चूंकि तुम गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते तो रहने दो। आर्या सिंह ने फिर से अपना सिर उठाया। रणवीर को नहीं पता था कि यह एक भ्रम था, लेकिन उन्हें लगा कि आर्या सिंह का मूड काफी सुधर गया था। क्लिक। बीमार कमरे का दरवाजा धकेलकर खोला गया। एक सुंदर महिला वर्दी में सोने के रिम वाले चश्मे पहने हुए अंदर आई। आर्या सिंह तेजी से खड़ी हो गई, अपने बाल संवारे और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। क्या मैंने तुमसे अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाने को नहीं कहा था? सुंदर महिला ने चिंतित होकर कहा। मैम, यह जरूरी है। कंपनी द्वारा विकसित नई वजन घटाने वाली औषधि में समस्या है। विकास चरण के दौरान इसके प्रभाव महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन एक बार जब यह उत्पादन पंक्ति पर जाती है तो इसे दवा के रूप में उत्पादित करने में विफलता मिलती है। ये दवा नहीं बन पाती। क्या यह उत्पादन पंक्ति में समस्या हो सकती है? आर्या सिंह ने अपनी भौहें सिकुड़ी। सुंदर महिला ने समझाया। पूरी उत्पादन पंक्ति को पहले ही 3 बार जांच लिया गया है और कोई समस्या नहीं मिली है। अनुसंधान और विकास कर्मचारियों ने भी कच्चे माल की गुणवत्ता का निरीक्षण किया है और पुष्टि की है कि यह उनकी गलती नहीं है। अब जिन व्यापारियों ने हमारे साथ ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए थे वे डिलीवरी के लिए दबाव डाल रहे हैं।
अगर हमारी वजन घटाने वाली गोलियां 3 दिनों के भीतर उत्पादित नहीं हो पाती हैं तो कंपनी केवल अनुबंध उल्लंघन के मुआवजे से ही दिवालिया हो जाएगी। आर्या सिंह का चेहरा बदल गया। मुझे नुस्खा दो। सुंदर महिला ने आर्या सिंह को एक नुस्खा दिया। आर्या सिंह नुस्खे को घूरते हुए खुद से बुदबुदाई, सैद्धांतिक रूप से इस नुस्खे का अनगिनत बार परीक्षण किया गया है और हमेशा एक उत्पाद मिला है। यह उत्पादन पंक्ति पर दवा बनने में कैसे विफल हो सकता है। उसी क्षण रणवीर झुक गए, नुस्खे पर एक नजर डाली और उस पर 2 जड़ी बूटियों की ओर इशारा किया। ऐसा लगता है कि सूखे कमल के पत्ते और केशाग्र बूटी को जोड़ने का क्रम उलट गया है। सुंदर महिला ने रणवीर को ऊपर से नीचे देखा और कहा, यह नुस्खा 1 दर्जन से अधिक शीर्ष विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया था। केवल क्रम बदलने से यह कैसे काम करेगा। अगर आप नहीं समझते हैं तो बेतरतीब निर्देश न दें। आर्या सिंह ने भी रणवीर की ओर देखा। अगर तुम व्यस्त नहीं हो तो तुम जा सकते हो। रणवीर ने समझाया, गर्म करने के बाद केशाग्र बूटी सूखे कमल के पत्तों के गुणों को रोकती है। अगर ये थोड़ी मात्रा में है तो प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन उत्पादन पंक्ति पर बड़ी खुराक के साथ प्रभाव स्पष्ट होता है। दवाएं एक दूसरे का खंडन करती हैं और स्वाभाविक रूप से उत्पादित नहीं हो सकती हैं, इसलिए इन 2 जड़ी बूटियों को जोड़ने का क्रम बदलने की जरूरत है। उसी क्षण उनका दिमाग श्री महायोगी नवज्योति की पूरी यादों से भरा हुआ था। वह आसानी से देख सकते थे कि एक साधारण वजन घटाने वाली औषधि में क्या गलत था। क्या तुम्हें इतना दिखावा करना पसंद है। आर्या सिंह ने रणवीर की ओर देखा। उसकी नजरें खुश नहीं थीं। रणवीर ने जल्दी से कहा, मैं तो बस आपकी समस्या हल करने की कोशिश कर रहा था। आर्या सिंह ने रणवीर के पूरा करने का इंतजार नहीं किया और अपना सामान उठाया। सुंदर महिला की ओर देखा। सचिव शुक्ला, चलो। सचिव शुक्ला ने सिर हिलाया और जाते समय रणवीर की ओर गुस्से से देखा। हमारी मैम उन लोगों से घृणा करती हैं जो बिना जाने ही जानने का दिखावा करते हैं। तुम्हें बस बकवास करनी थी। रणवीर ने लाचार होकर सिर हिलाया। उन्हें आर्या सिंह के प्रति अपराधबोध महसूस हुआ और वह जल्द से जल्द प्रायश्चित करना चाहते थे। ठीक है, इस पल के लिए कोई जल्दी नहीं है, और वैसे भी जो कर्ज मैंने उस पर किया है उसे केवल एक नुस्खे को ठीक करके कैसे चुकाया जा सकता है। रणवीर ने खुद से बुदबुदाया। हालांकि उन्हें जल्द ही याद आया कि उन्होंने आर्या सिंह की संपर्क जानकारी नहीं पूछी थी और यहाँ तक कि उनकी असली पहचान भी नहीं जानते थे। वह तेजी से उनके पीछे भागे, लेकिन आर्या सिंह और सचिव शुक्ला पहले ही गलियारे में गायब हो चुके थे। आर्या फार्मा देवपुरी के औषधि उद्योग में अग्रणी समूह, सिंह राजवंश के अधीन एक संपत्ति और सिंह महाराज द्वारा आर्या सिंह को दिया गया एक छोटा सुनहरा तिजोरी। कंपनी मुख्यालय। आर्या सिंह और सचिव शुक्ला आलीशान रोल्स रॉयस से उतरे और तेजी से इमारत की ओर चले। उत्पादन कार्यशाला में पहुंचकर आर्या सिंह ने परेशान अनुसंधान और विकास कर्मचारियों की ओर देखा। क्या तुमने अभी तक समस्या का पता लगाया है। मुख्य अभियंता वरुण देसाई आगे आए और शर्मिंदगी से कहा, मैम, हमने सब कुछ कोशिश कर ली है और यह बेकार है। दवा को छोटी घर में बनी खुराक में उत्पादित किया जा सकता है, लेकिन उस विधि से ऑर्डर की मात्रा को पूरा करने में हमें कितने साल लगेंगे। वरुण देसाई को खुराक के मुद्दे का जिक्र करते सुनकर आर्या सिंह ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, चलो सूखे कमल के पत्ते और केशाग्र बूटी को जोड़ने का क्रम बदल दें और एक बार फिर कोशिश करें। वरुण देसाई चौंक गए। मैम, इन दोनों जड़ी बूटियों को जोड़ने के क्रम का अंतिम औषधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा करना केवल समय की बर्बादी है। आर्या सिंह ने हर शब्द पर जोर दिया। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। वरुण देसाई के पास सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जी, मैं अभी तैयार करता हूँ। सचिव शुक्ला ने सावधानी से आर्या सिंह की ओर देखा। मैम, क्या आप सच में उस आदमी की बातों पर विश्वास करती हैं। आर्या सिंह उदासीन लग रही थी। कोशिश करने से कोई नुकसान नहीं होगा। सचिव शुक्ला ने आगे कहा, दरअसल मैंने उस आदमी के बारे में पहले ही जानकारी जुटा ली है। आर्या सिंह ने एक भौं उठाए। बताओ। सचिव शुक्ला ने अपना फोन निकाला। रणवीर, पुरुष, 27 साल का, एक बेरोजगार आवारा, कपूर परिवार, देवपुरी के एक तीसरे दर्जे के छोटे परिवार में जमाई बनकर आया और कपूर परिवार में उसने अथाह अपमान सहा। रुको, तुमने क्या कहा। आर्या सिंह की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कपूर परिवार में अथाह अपमान सहा। सचिव शुक्ला ने हैरान होकर कहा। उससे पहले का वाक्य, कपूर परिवार देवपुरी के एक तीसरे दर्जे के छोटे परिवार में जमाई बनकर आया। सचिव शुक्ला ने दोहराया। आर्या सिंह ने अचानक अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, दांत पीसते हुए। बेशर्म, वह पहले से शादीशुदा है और फिर भी कहता है कि वह मेरे लिए जिम्मेदारी लेगा, और मैं यहाँ मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रही थी। ये बहुत गुस्सा दिलाता है। सचिव शुक्ला भ्रमित था। मैम, आप क्या कह रही हैं। कोई बात नहीं, जारी रखो। आर्या सिंह ने खुद को शांत किया। हालांकि रणवीर शादीशुदा है, उसकी शादी सिर्फ नामात्र की है, केवल कपूर परिवार के पुराने मालिक की वसीयत पूरी करने के लिए। कपूर परिवार में शादी के 3 साल के दौरान उसके साथ एक नौकर जैसा व्यवहार किया गया है। उसे मार पड़ने पर कभी पलटवार नहीं किया और डांटे जाने पर कभी जवाब नहीं दिया। कहा जाता है कि उसने 3 साल में अपनी पत्नी को एक बार भी नहीं छुआ। ये सुनकर आर्या सिंह का मूड काफी सुधर गया। भले ही इस आदमी ने आपकी जान बचाई हो मैम, वह बहुत ही घिनौना है, बिना रीढ़ की हड्डी के और बिना क्षमताओं के। यही वजह है कि मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैम, आपको भविष्य में उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। वह आपके करीब रहने के लायक नहीं है। सचिव शुक्ला ने अपना निर्णय दिया। आर्या सिंह ने सचिव शुक्ला की ओर देखा और उदासीनता से कहा, दिखावा धोखा दे सकता है, तुम अपने फैसले में बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। सचिव शुक्ला आश्वस्त नहीं था, लेकिन ये जानकारी मैंने रणवीर के परिवार के दोस्तों और पड़ोसियों से ली है, ये गलत नहीं हो सकती। और यह आदमी दिखावा करना भी पसंद करता है, आपको प्रभावित करने के लिए, ये कहते हुए कि 2 जड़ी बूटियों का क्रम बदलने से हमारी वर्तमान समस्या हल हो सकती है। मुझे नहीं पता कि उसे इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वरुण देसाई दौड़ते हुए आए। उनका चेहरा उत्साह से भरा था।
ये काम कर गया, ये काम कर गया मैम, मैंने आपके निर्देशानुसार किया। दोनों जड़ी बूटियों का क्रम बदला और वास्तव में दवा का उत्पादन हो गया। सचिव शुक्ला की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं और वह वरुण देसाई के पास गए। क्या आप निश्चित हैं कि यह उन 2 जड़ी बूटियों का क्रम बदलने के कारण ही काम कर गया, किसी और वजह से नहीं? वरुण देसाई निश्चित थे। बिल्कुल सही, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना सरल बदलाव उस समस्या को हल कर सकता है जिसने हमें इतने लंबे समय से परेशान किया हुआ था। सचिव शुक्ला चकित रह गया। आर्या सिंह मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए, चुपचाप राहत की सांस ली। अब जब समस्या हल हो गई है तो चलो बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करें और ऑर्डर पूरे करें। जी, वरुण देसाई ने प्रशंसा के साथ आर्या सिंह की ओर देखा। मैम, आप सच में अद्भुत हैं, सच में देवपुरी में एक प्रतिभाशाली महिला के रूप में आपकी प्रतिष्ठा के लायक हैं। आर्या सिंह के होठों के कोने थोड़े मुड़े। मैं ही अविश्वसनीय नहीं हूँ, यह विधि मुझे किसी और ने बताई थी। ओह, वह व्यक्ति काफी असाधारण होगा, है ना? वरुण देसाई ने पूछा। आर्या सिंह ने जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए सचिव शुक्ला की ओर मुड़ी। अच्छा, तुम क्या कहते हो? दिखावा धोखा दे सकता है, सही है ना? सचिव शुक्ला संशयी था। मैम, आप उस आदमी को पसंद तो नहीं करने लगी? आर्या सिंह ने भौहें सिकुड़ी और सचिव शुक्ला की ओर घूरा। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? सचिव शुक्ला ने जल्दबाजी में माफी मांगते हुए मुस्कुराया। बस मजाक, बस मजाक। आर्या सिंह मुड़ी और चली गई बुदबुदाते हुए। अनाड़ी साथी, मैं उसे इससे ज्यादा नापसंद नहीं कर सकती। जैसे ही वह बोली, उसने अनजाने में अपनी कलाई रगड़ी। सचिव शुक्ला ने पीछे पीछे चलते हुए कहा, मैम, अब हम कहाँ जा रहे हैं? बिना किसी हिचकिचाहट के आर्या सिंह ने जवाब दिया, रणवीर को ढूंढने। ... रणवीर सड़क पर चल रहे थे। वॉइड बॉडी रिफाइनिंग स्किल्स, क्या इस तकनीक का अभ्यास करके मैं वास्तव में एक अमर बनने के मार्ग पर चल सकता हूँ? वॉइड बॉडी रिफाइनिंग स्किल्स वही विरासत थी जो श्री महायोगी नवज्योति ने रणवीर के लिए छोड़ी थी। इस समय वह अपने दिमाग में संबंधित यादों की समीक्षा कर रहे थे। इस तकनीक को युगों युगों की सबसे महान दिव्य शक्ति कहा जाता था, जो पूर्ण सिद्ध होने पर शून्य को तोड़ सकती थी और किसी को भी ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति दे सकती थी। चलो कोशिश करते हैं और महसूस करते हैं कि यह कैसा लगता है। रणवीर ने अपनी स्मृति में दी गई सामग्री के अनुसार तकनीक का अभ्यास करना शुरू किया। मैं पहले ही प्राण साधना के पहले स्तर तक कैसे पहुंच गया हूं? रणवीर का चेहरा आश्चर्य से भरा था। क्या ये पिछली रात के 3 घंटे के गहन अभ्यास के कारण हो सकता है? पौराणिक डुअल कल्टिवेशन, क्या ये सच में मौजूद है? रणवीर भ्रमित थे और अपनी वर्तमान शक्ति को सत्यापित करने के लिए उन्होंने जमीन से एक कंकड़ उठाया और जोर से निचोड़ा। कंकड़ पाउडर में कुचल गया और एक फूंक के साथ हवा में बिखर गया। कितना भयंकर! रणवीर अत्यधिक रोमांचित थे, केवल प्राण साधना के पहले स्तर पर, और पहले से ही इतने शक्तिशाली। बाद के स्तर जैसे स्थापना स्तर और स्वर्णमूल स्तर, मुझे यकीन है कि वे स्वर्ग को नष्ट कर सकते हैं और पृथ्वी को मिटा सकते हैं। इस तरह की शक्ति के साथ मुझे अब किसी के भी मुझे धमकाने से डरना नहीं होगा। नंदिनी कपूर, जब मैं देवपुरी का भाग्य विधाता बन जाऊंगा तब तुम्हारी अभिव्यक्ति क्या होगी? वह नंदिनी कपूर के परिवार हवेली की ओर बढ़े। प्रवेश द्वार पर गहरी सांस लेने के बाद रणवीर ने दरवाजा धकेला और अंदर चले गए। वह अपना सामान लेने आए थे। बैठक कक्ष में नंदिनी कपूर अपने पजामा में थी। उसके सुंदर पैर खुले हुए थे, चेहरे पर मास्क लगाए सोफे पर लेटी हुई थी। रत्ना कपूर उसके बगल में बैठी टीवी देख रही थी और सूरजमुखी के बीज खा रही थी। रणवीर को वापस आते देखकर रत्ना कपूर ने सूरजमुखी के बीज का छिलका जमीन पर थूक दिया। तुम अभी भी वापस आना जानते हो? जल्दी करो और मेरे लिए ये सूरजमुखी के बीज के छिलके साफ करो। नंदिनी कपूर ने बस रणवीर की ओर देखा, फिर अपने हाथों से धीरे धीरे अपने गालों को थपथपाती रही। रणवीर ने उन दोनों की अनदेखी की और सीधे ऊपर हवेली के स्टोर रूम में चले गए। यह उनका कमरा था। महत्वपूर्ण वस्तुओं को एक बैग में पैक करने के बाद वह मुड़े और नीचे चले गए। नंदिनी कपूर ने रणवीर को अपने बैग के साथ बाहर निकलते देखा और आखिरकार चिंता का एक निशान दिखाया। रणवीर, तुम क्या कर रहे हो? रणवीर रुके। नंदिनी कपूर, चलो तलाक लेते हैं। नंदिनी कपूर की आंखें चौड़ी हो गईं, सोफे से उठकर बैठ गई। तुमने क्या कहा? रत्ना कपूर मुस्कुराए। इसे गर्म हवा में बकवास करते सुनो, ये हमारे कपूर परिवार के बिना कुछ भी नहीं है। ये तुम्हें तलाक से धमका रहा है। रणवीर ने अपने होंठ सिकोड़े। इस दौरान सोच लो, एक बार जब तुम मन बना लो तो हम तलाक लेने के लिए विवाह पंजीकरण कार्यालय जाएंगे। ये कहकर वह हवेली के बाहर की ओर चलते रहे। वहीं रुक जाओ, नंदिनी कपूर अचानक चिल्लाई। तुम्हें मुझसे तलाक की बात करने का क्या अधिकार है? रणवीर ने उसे जवाब नहीं दिया। नंदिनी कपूर गुस्से में थी। मेज से एक पानी का गिलास उठाया और उसे रणवीर पर फेंक दिया। तुम मुझसे तलाक लेकर पछताओगे। रणवीर को एक पूर्व सूचना हुई। वह मुड़े और पानी का गिलास अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर उन्होंने जोर से निचोड़ा और पूरा पानी का गिलास पाउडर में बदल गया। शायद पछताने वाले तुम ही होगे। बिना और हिचकिचाहट के उन्होंने दरवाजा खोला और हवेली से बाहर निकल गए। नंदिनी कपूर थोड़ी देर के लिए दरवाजे पर खाली घूरती रही और फिर सोफे पर वापस बैठ गई। माँ, उस कचरे ने मुझसे तलाक लेने की बात की। उसे किस आधार पर इतनी हिम्मत मिली? रत्ना कपूर को परवाह नहीं थी। उसकी चिंता मत करो, एक कुत्ता भूखा होने पर खुद ही वापस आ जाएगा। नंदिनी कपूर 5 मिनट तक सोफे पर बैठी रही और फिर अपना सेलफोन निकाला और विराट त्यागी का नंबर डायल किया। मेरे प्रिय, उस कमीने रणवीर ने मुझसे तलाक लेने की बात की। तलाक? ये तो अच्छी खबर है। बेबी, गुस्सा मत करो। शांतिपथ पर एक नया हाई एंड पश्चिमी भोजनालय अभी खुला है। मैंने आरक्षण करा लिया है। तुम पहले जाओ और मैं काम खत्म करने के बाद तुम्हारे साथ जुड़ूंगा। फिर हम एक साथ उस बेशर्म रणवीर की निंदा कर सकते हैं। विराट त्यागी की आवाज सुनाई दी। ठीक है। नंदिनी कपूर ने फोन रखा और मेकअप लगाने के लिए अपने बेडरूम में वापस चली गई। ... शांतिपथ पर बिना किसी लक्ष्य के भटकते हुए रणवीर चल रहे थे।
गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। उन्होंने नीचे देखा और अपने पेट को छुआ, थोड़ी शर्मिंदगी दिखाए। मैंने पिछली रात खाना नहीं खाया और इतनी ऊर्जा खर्च की, मुझे जल्दी कुछ खाना चाहिए। उनके बगल में एक नया खुला पश्चिमी भोजनालय था। अंदर के सुगंधित स्टीक को देखकर रणवीर लगभग लार टपकाने लगे। उन्होंने अपनी सभी जेबें बाहर कर दी, कुल 24 रुपये जमा किए। हालांकि मैं साधना के मार्ग पर चल पड़ा हूं, मैं एक स्टीक भी नहीं खरीद सकता। नंदिनी कपूर, तुम में उम्मीद खोने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मेरा जीवन वास्तव में कितना दयनीय रहा है। रणवीर ने आत्मतिरस्कारपूर्वक हंसा। चलो चलो, अगर तुम इसे नहीं खरीद सकते तो यहाँ मत घूमो और हमारे भोजनालय के कारोबार को प्रभावित मत करो। हाथ में कपड़ा लिए एक वेटर रणवीर को ऐसे भगा रहा था जैसे वह कोई भिखारी हो। रणवीर ने वेटर की ओर देखा, थोड़ा नाराज होकर। वेटर ने नाक भान सिकोड़कर कहा, क्या तुम खुश नहीं हो? मैंने तुम्हें देर तक पैसों के लिए हाथ पैर मारते देखा और तुम्हारे पास सिर्फ 20 कुछ रुपये निकले। हमारी जगह एक हाई एंड पश्चिमी भोजनालय है जिसमें प्रति व्यक्ति औसत खपत 500 रुपये से अधिक है। तुम इसे खरीद नहीं सकते तो बेहतर होगा कि चले जाओ। छोड़ो, साधना के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के रूप में मुझे ऐसे छोटे मोटे पात्रों से बहस नहीं करनी चाहिए। रणवीर ने सावधानी से अपने 24 रुपये वापस अपनी जेब में रखे और मुड़कर चले गए। तभी रणवीर के पीछे एक मनमोहक आकृति अचानक प्रकट हुई जिसने उसकी बांह को कसकर पकड़ लिया। रणवीर ने अपना सिर घुमाया और देखा कि वह आर्या सिंह थी। कुमारी आर्या, आप यहाँ क्यों हैं? रणवीर भ्रमित थे। उन्हें अफसोस था कि उन्होंने आर्या सिंह की संपर्क जानकारी नहीं पूछी थी और आश्चर्य की बात यह थी कि वह उन्हें ढूंढने आई थी। आर्या सिंह ने रणवीर की अनदेखी की और वेटर को घूर कर देखा। उसकी आवाज़ ठंडी थी। हमारे घर में मैं पैसे का प्रबंधन करती हूँ, क्या एक शादीशुदा आदमी के पास सिर्फ 20 कुछ रुपये होना सामान्य नहीं है? फिर उसने वेटर की ओर एक सोने का कार्ड फेंका। मैंने अपने पति के साथ डेट के लिए तुम्हारे भोजनालय में सबसे अच्छी जगह बुक की थी और तुम उसे भगाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम अपने मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? माफी मांगो। वेटर ने सोने का कार्ड उठाया और उस पर नजर डाली। उसकी आंखें तुरंत बाहर निकल आईं। यह उनके भोजनालय का सर्वोच्च वीआईपी सोने का कार्ड था। इसे प्राप्त करने के लिए 10 लाख से अधिक का एकमुश्त रिचार्ज करना पड़ता था। उसके माथे पर अचानक ठंडा पसीना आ गया और उसके पैर बिना हिचकिचाहट के कांप उठे। फिर उसने अपनी कमर को 90 डिग्री के कोण पर झुकाया और रणवीर को गहरा प्रणाम किया। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मैं अंधा था और इस सम्मानित मेहमान को नाराज़ कर दिया। मैं मरने के लायक हूँ, मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ, मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूँगा। रणवीर को काफ़ी खुशी महसूस हुई और उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, अब से सभी के प्रति विनम्र रहो, चाहे वे कोई भी हों। तुम सेवा उद्योग में हो, इतना बड़ा और शक्तिशाली बनने का क्या मतलब है, समझ गए? जी, मैं निश्चित रूप से आपकी सलाह मानूंगा। वेटर ने रणवीर को एक बार फिर प्रणाम किया। रणवीर ने कुछ और नहीं कहा और आर्या सिंह के साथ पश्चिमी भोजनालय में चले गए। भोजनालय की दूसरी मंजिल पर खिड़की के पास रणवीर के सामने 6 स्टीक थे और वह उनका भरपूर आनंद ले रहे थे। आर्या सिंह की अभिव्यक्ति अपनी सामान्य शांत उदासीनता पर लौट आई थी। रणवीर के लालची खाने की तुलना में उसके हाव भाव सुरुचिपूर्ण थे और उसमें अमरता की एक आभा थी। वह कभी कभी बीफ का एक छोटा सा टुकड़ा काटती और एक निवाला लेती थी। उसका ध्यान ज्यादातर रणवीर पर था। पेट भरने के बाद रणवीर ने मुस्कुराते हुए आर्या सिंह की ओर देखा। कुमारी आर्या, मेरे लिए पहले खड़े होने के लिए धन्यवाद। मुझे इतने लंबे समय से इतनी ताजगी महसूस नहीं हुई थी। मुझे बस उस तरह की अकड़बाजी पसंद नहीं आई, आर्या सिंह ने उदासीनता से कहा। फिर उसने रणवीर की ओर देखा। वह, जब मैंने बाहर कहा था कि तुम मेरे पति हो तो वह तुम्हें मुश्किल से निकालने के लिए था, ज्यादा मत सोचना। रणवीर मुस्कुराए, समझ गया, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हम्फ, आर्या सिंह ने अपना सिर फेर लिया। कुमारी आर्या, तुम मुझसे वापस मिलने क्यों आए हो? रणवीर ने बात बदल दी। मैंने जैसा तुमने कहा था, कमल के पत्ते और केशाग्रबूटी को जोड़ने का क्रम बदला, उत्पादन पंक्ति की समस्या हल हो गई है। मैं तुम्हें धन्यवाद देने आई थी, आर्या सिंह ने कहा। कुमारी आर्या, आप बहुत विनम्र हैं, ये सिर्फ एक छोटा सा प्रयास था। इसके अलावा मैंने पिछली रात तुम्हारे साथ जो किया वह सब मुझे करना चाहिए। रणवीर दोषी लग रहे थे। आर्या सिंह ने ठंडी सांस ली, एक व्यापारिक अंदाज में। चीजों को अलग रखो, पिछली रात की घटनाओं का जिक्र दोबारा मत करो। रणवीर केवल सिर हिला सके। तभी एक आकृति उनके पास से गुजरी, फिर वापस आए, मुड़ी और रणवीर को देखा। रणवीर, एक गर्जना हुई। रणवीर ने अपना सिर घुमाया और नंदिनी कपूर को देखकर हैरान रह गए। नंदिनी कपूर सजी धजी थी, आकर्षक लग रही थी और लग रहा था कि वह डेट पर आई है। तुम्हें देखो, मुझसे तलाक की बात करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम मेरी पीठ पीछे चक्कर चला रहे हो। समझाओ खुद को, इस चुड़ैल का क्या चक्कर है? नंदिनी कपूर ने आर्या सिंह की ओर इशारा किया। उसका चेहरा गुस्से से विकृत था। भोजनालय में कई लोग उनकी ओर देखने लगे। भौहें सिकोड़कर रणवीर खड़े हो गए और नंदिनी कपूर की उंगली हटाई। बकवास मत करो, यह मेरी दोस्त है। और क्या तुम अपनी आवाज धीमी कर सकती हो? क्या तुम्हें तमाशा बनाने से डर नहीं लगता? नंदिनी कपूर ने ठंडी हंसी दी। तुम पहले से ही मेरी पीठ पीछे चुड़ैलों के साथ चक्कर चला रहे हो और तुम्हें अभी भी हंसे जाने की चिंता है। रणवीर, क्या तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा की अब कोई परवाह नहीं है? रणवीर का गुस्सा उमड़ पड़ा जब उन्होंने नंदिनी कपूर की ओर घूरा। तुम्हारे लिए मुझे धोखा देना ठीक है, लेकिन मैं दोस्त के साथ खाना नहीं खा सकता। नंदिनी कपूर, हम दोनों में से किसे सच में शर्म आनी चाहिए? अपराधबोध महसूस करते हुए नंदिनी कपूर ने पलटवार किया। किसने तुम्हें धोखा दिया? यहाँ मुझे बदनाम मत करो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत? तुमने और विराट त्यागी ने मेरी नाक के नीचे वो सब किया। तुम्हें और क्या सबूत चाहिए? तुम आज विराट त्यागी के साथ डेट पर जाने के लिए ऐसे सजी धजी हो, है ना? रणवीर गुस्से से भरे थे।
नंदिनी कपूर की गति कम हो गई, लेकिन वह जिद से अड़ी रही। मुझे परवाह नहीं, तुम्हें आज मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। फिर वह आर्या सिंह की ओर मुड़ी। उस अत्यधिक सुंदर महिला से ईर्ष्या महसूस कर रही थी। यही मुख्य कारण था कि वह इतनी गुस्से में थी। और तुम दुष्ट चुड़ैल, तुम्हें मेरे पति को फुसलाने की हिम्मत किसने दी? आर्या सिंह ने नंदिनी कपूर की ओर देखा, अपनी सीट से उठ खड़ी हुई, उसके पास गई। उसकी नजरें बर्फीली ठंडी थीं। हालांकि नंदिनी कपूर अपने दांत और पंजे दिखा रही थी, आर्या सिंह के बगल में खड़े होकर कदकाठी में अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया। सिर्फ एक नजर से आर्या सिंह ने पहले ही आभा के मामले में नंदिनी कपूर को पराजित कर दिया था। थप्पड़, एक करारा थप्पड़ गूंजा। नंदिनी कपूर के चेहरे पर अब एक चमकीला लाल हाथ का निशान था। ये थप्पड़ तुम्हारे अपमानजनक शब्दों के लिए है। आर्या सिंह की आवाज ठंडी और साफ थी। नंदिनी कपूर ने अपना चेहरा ढंक लिया, उसकी आंखें गोल गोल हो गईं। तुम। थप्पड़, एक और थप्पड़ लगा। ये थप्पड़ नारी जैसा व्यवहार न करने के लिए है। तुम। यह थप्पड़, और ये थप्पड़ तुम्हारे मैनर्स की कमी के लिए है। नंदिनी कपूर के दोनों गाल थप्पड़ों से सूज गए थे। अपने सामने खड़ी फूल जैसी नाजुक लड़की को खाली घूरते हुए नंदिनी कपूर कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि दूसरा पक्ष इतनी निर्णायक कार्रवाई करेगा। मैं तुमसे लड़ूंगी। नंदिनी कपूर एक पागल औरत जैसी थी। आर्या सिंह ने अपना हाथ फिर उठाया। नंदिनी कपूर तुरंत अपनी हिम्मत हार गई, 2 कदम पीछे हटी और अपना चेहरा सहलाने लगी। उसने रणवीर की ओर शिकायत भरी नजर से देखा। रणवीर, तुम बस वहां खड़े होकर उसे मुझे मारते हुए देखोगे? मेरी मदद करो उसे सबक सिखाने में। रणवीर ने बिना कुछ कहे अपने होंठ सिकुड़े। तुमने खुद इसे बुलाया। नंदिनी कपूर गुस्से में पैर पटकने लगी। टूट, उसकी ऊंची एड़ी टूट गई और वह लड़खड़ाए और जमीन पर गिर गई। उसका सिर एक कुर्सी से टकरा गया। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। तुम कुत्ते, मर्द और औरत, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। नंदिनी कपूर अपना सिर पकड़े हुए निराशा में रोई। तुमने अभी हमें क्या कहा? आर्या सिंह नंदिनी कपूर की ओर चली गई, उसे घूरकर देखा। चौंक कर नंदिनी कपूर तेजी से जमीन से उठी, अपनी ऊंची एड़ी को त्याग दिया, उन्हें एक तरफ फेंक दिया और घबराहट में बाहर निकलने की ओर भागी। रणवीर, तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें पछतावा करवाऊंगी। जैसे ही वह भोजनालय से बाहर भागी, सड़क के पत्थरों ने उसके पैरों को चोट पहुंचाई। उसके दिल में शिकायत के कुछ अंश और बढ़ गए। रणवीर, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेशर्म व्यक्ति होगे। ऐसा लगता है कि पिछले 3 सालों में मेरे सामने तुम्हारा तरीका सब एक दिखावा था। मुझे जरूर अंधा होना चाहिए था कि मैंने सोचा कि तुम मेरे प्रति ईमानदार थे। मैं आज के प्रतिशोध का बदला जरूर लूंगी। खुद से बात करते हुए नंदिनी कपूर ने विराट त्यागी का नंबर डायल किया। प्रिय, चिंता मत करो, मैं यहाँ अपना काम खत्म करने के बाद तुम्हारे पास आऊंगा। बस थोड़ा और इंतजार करो। विराट त्यागी की आवाज फोन पर आए। आने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही गुस्से में हूँ। अब मेरे घर आओ। आज उस कमजोर रणवीर ने एक चुड़ैल को मुझे मारने दिया। मैं बदला चाहती हूँ। मैं वापस आने पर अपने घर पर हमारी योजना पर चर्चा करने के लिए मिलो। बोलने के बाद नंदिनी कपूर ने गुस्से में फोन रख दिया। फिर उसने भोजनालय की दूसरी मंजिल की दिशा में दुर्भावनापूर्ण रूप से घूरा, अनादरपूर्वक थूका और सड़क के किनारे एक टैक्सी रोकने और जाने के लिए चली गई। पश्चिमी भोजनालय की दूसरी मंजिल पर रणवीर और आर्या सिंह फिर से बैठ गए। मैं आपको डराने के लिए वास्तव में माफी चाहता हूँ, रणवीर ने माफी भरे लहजे में कहा। आर्या सिंह ने रणवीर को घूर कर देखा। उसने तुम्हें धोखा दिया और बेवजह इतना तमाशा खड़ा किया। क्या तुम इसे सहते रहने की सोच रहे हो? रणवीर ने कड़वाहट से मुस्कुराया। मैं पहले से ही तलाक लेने की सोच रहा हूँ। आर्या सिंह ने सिर हिलाया। यह एक अच्छा फैसला है। वह तुम्हारे लायक नहीं है। एक पल रुककर उसने आगे कहा, हालांकि तुम भी कोई खास नहीं हो। रणवीर, एक संक्षिप्त अजीब खामोशी छा गई। अचानक रणवीर ने गंभीरता से कहा, सुश्री आर्या, मैं कसम खाता हूँ, जो कुछ भी पिछली रात हुआ मैंने वास्तव में जानबूझकर नहीं किया। लेकिन मैंने कहा है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा और मैं इसे निश्चित रूप से करूंगा। कोई वादा नहीं टूटेगा। आर्या सिंह ने अपने होंठ सिकुड़े। जिम्मेदारी लोगे? किससे? उन 20-25 रुपयों से जो तुमने मुश्किल से जोड़े हैं। रणवीर का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। भले ही मेरे पास अभी कुछ नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। मैं भविष्य में निश्चित रूप से सभी को मुझे अलग नजर से देखने पर मजबूर कर दूंगा। आर्या सिंह अचानक हंस पड़ी। तुम बच्चों जैसे भोले लगते हो। रणवीर गंभीर था। मैं गंभीर हूँ। जब आर्या सिंह ने उसे इस तरह देखा तो उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उसकी नजर रणवीर की आंखों में और गहरी हो गई, जैसे वह उसके हर पहलू को देख रही हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें हकीकत समझाती हूँ। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? रणवीर ने सिर हिलाया। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। आर्या सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी अपने फोन पर मेरा नाम खोजने के बारे में नहीं सोचा? रणवीर ने तुरंत अपना फोन निकाला, आर्या सिंह के 3 अक्षर टाइप किए और खोज परिणामों को देखकर उसका चेहरा गहरे सदमे से भर गया। आर्या सिंह, राजवंश की सुश्री आर्या, आर्या फार्मा की अध्यक्ष, तुम। रणवीर कुछ हकला गया था। उसने पहले अनुमान लगाया था कि आर्या सिंह एक धनी परिवार की बेटी थी, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह सिंह राजवंश की सुश्री आर्या होगी। देवपुरी नगर में सिंह राजवंश ही सब कुछ था और वह वास्तव में सिंह राजवंश की सुश्री आर्या के साथ सोया था। आर्या सिंह ने रणवीर की प्रतिक्रिया देखी। उसके मुंह के कोने हल्के से मुड़े। क्या अब डर गए? रणवीर हक्का बक्का था। आर्या सिंह के रसूख से सचमुच घबरा गया था। आर्या सिंह ने आगे कहा, इसके अलावा मैं तुम्हें साफ साफ बता सकती हूँ कि तुमने जो देखा है वह सिर्फ ऊपरी परत है। फिर भी इतनी भी ऊंची है कि तुम जीवन भर वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मेरी जिम्मेदारी लेने में सक्षम हो? रणवीर ने एक गहरी सांस ली, मुट्ठी भींची और उसकी नजर और भी दृढ़ हो गई। तुम चाहे जो भी हो, भले ही तुम्हारी हैसियत कितनी भी भयानक क्यों न हो, मैं फिर भी तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा।
अगर यह पहले होता तो रणवीर के पास आर्या सिंह से ऐसी बातें कहने की वाकई कोई योग्यता नहीं होती, लेकिन अब यह अलग था। उसके पास श्री महायोगी नवज्योति की विरासत थी। पर्याप्त शक्ति के साथ वह सब कुछ प्राप्त कर सकता था जो वह चाहता था, धन, अधिकार, हैसियत। पूर्ण शक्ति के साथ वे सभी आसानी से उसकी पहुंच में थे। आर्या सिंह अवाक रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना जिद्दी होगा, लेकिन इससे उसे रणवीर में धनी परिवारों के उन बेटों की तुलना में कुछ अलग भी नजर आया। मुझे नहीं पता कि तुम्हें बहादुर कहूं या मूर्ख, आर्या सिंह ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। रणवीर ने आर्या सिंह को गंभीरता से देखा, एक एक शब्द करके, मुझे कुछ समय दो और मैं तुम्हें अपने कार्यों से साबित कर दूंगा। आर्या सिंह ने हाथ हिलाया, इस विषय को जारी नहीं रखना चाहती थी। उसने रणवीर के बैकपैक की ओर इशारा किया, तुम ऐसे लगते हो जैसे तुम्हें घर से निकाल दिया गया हो। रणवीर ने अजीबोगरीब ढंग से उत्तर दिया, मैं अपनी मर्जी से निकला हूं। आर्या सिंह ने रणवीर के सामने चाबियों का एक गुच्छा रखा, यह मेरे एक खाली निवास की चाबी है। तुम अभी वहां रह सकते हो, चिकित्सा नुस्खे को सही करने के लिए धन्यवाद के तौर पर। सुश्री आर्या, रणवीर को शर्मिंदगी महसूस हुई। आर्या सिंह खड़ी हो गई, पहली बात, मुझे एहसान लेना पसंद नहीं है। दूसरी बात, अगर तुम्हारे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है तो तुम मेरी जिम्मेदारी कैसे लोगे? रणवीर अपनी गंभीर स्थिति का एहसास करते हुए कि उसके पास मौजूद 20-25 रुपये एक होटल के ठहरने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे, कृतज्ञतापूर्वक चाबी स्वीकार कर ली। सुश्री आर्या, धन्यवाद, मैं आपको निश्चित रूप से निराश नहीं करूंगा। छी! आर्या सिंह ने अब रणवीर पर ध्यान नहीं दिया और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। रणवीर आत्मविश्वास से भरा था। उसने पहले कभी ऐसा दृढ़ विश्वास महसूस नहीं किया था। रुको, सुश्री आर्या का दूसरा वाक्य, क्या इसका मतलब है कि वह मुझे एक मौका देने के लिए सहमत है? उसे अचानक यह एहसास हुआ। उसने अचानक ऊपर देखा, लेकिन पाया कि आर्या सिंह की आकृति पहले ही गायब हो चुकी थी। ... स्वर्ण सरोवर विला परिसर। रणवीर एक शानदार स्वतंत्र विला के सामने 5 मिनट तक खामोश खड़ा रहा। क्या ये सिंह परिवार की युवा मालकिन की शक्ति है? बस एक खाली निवास, और वह भी इतना भव्य। रणवीर ने खुद से बड़बड़ाया। उसने चाबी के पते का पालन किया था, कभी उम्मीद नहीं की थी कि आर्या सिंह उसे एक विला की चाबियां देगी। ऐसा लगता है कि उसकी जिम्मेदारी लेना कोई आसान काम नहीं होगा। हालांकि कम से कम मैं अब खुद को एक साधक मानता हूं, ये छोटी सी चुनौती कुछ भी नहीं है। बिना किसी झंझट के रणवीर ने विला का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। आर्या सिंह की पहचान जानने के बाद उसे भी दबाव महसूस हुआ, इसलिए उसने समय बर्बाद करने की योजना नहीं बनाई। बसने के बाद पहली बात साधना करना था। प्राण परिशोधन स्तर तो श्री महायोगी नवज्योति के संसार में साधना की सिर्फ नींव है, लेकिन पृथ्वी पर तुम पहले से ही आत्मविश्वास से इतरा सकते हो। स्थापना स्तर तक पहुंचना तो और भी बेहतर है। तुम हवा को बुला सकते हो और बारिश बरसा सकते हो, एक अमर की तरह गर्जना कर सकते हो। चलो पहले एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करते हैं। शुरुआत के लिए स्थापना स्तर तक पहुंचना। रणवीर ने तारांकन वॉइड बॉडी रिफाइनिंग स्किल्स को पूरी तरह से परिचित किया, अपनी प्राण साधना को पहले स्तर पर स्थिर किया। फिर उसने अपने विरासत में मिली यादों में कुछ शीर्ष युद्ध कला कौशल खोजने का प्रयास किया, क्योंकि उनके बिना उसकी महान शक्ति का बहुत कम उपयोग होगा और उसकी शक्ति निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी। रणवीर ने पाया कि साधना के पथ पर कदम रखने के बाद उसकी सीखने की क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई थी। उसने केवल 2 घंटों में कई युद्ध कला कौशल पूरे कर लिए। ये देखकर कि उसके पास अभी भी बहुत समय बचा है, रणवीर ने आलस्य करने की योजना नहीं बनाई और विरासत की स्मृति से नवचक्र संजीवनी सुई सीखना शुरू कर दिया। ये सुई कौशल दिव्य चिकित्सा कौशल का हिस्सा था, इतना चमत्कारी कि अगर एक आम व्यक्ति भी यमराज के दरबार में प्रवेश कर जाए तो इस कौशल को लागू करने से उन्हें वापस लाया जा सकता है। पलक झपकते ही शाम हो चुकी थी। रणवीर विला के लिविंग रूम के कालीन पर पालथी मारकर बैठा था, आंखें बंद करके ध्यान में लीन था। उसके चारों ओर एक अजीब आभा थी और उसके रोम छिद्र खुलते बंद होते आसपास की आभा को अवशोषित कर रहे थे। काफी देर बाद रणवीर ने अचानक आंखें खोली और उसकी हड्डियों से चरमराहट की आवाज आई। पूरी दोपहर साधना करने से मैं थकने के बजाय वास्तव में तरोताजा महसूस कर रहा हूं। तारांकन वॉइड बॉडी रिफाइनिंग स्किल्स वाकई युगों का सबसे महान दिव्य कौशल है, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा और खड़ा हो गया। बस इतना है कि पृथ्वी पर आत्मिक शक्ति काफी पतली लगती है। केवल आत्मिक शक्ति को अवशोषित करने पर निर्भर रहने से स्थापना स्तर तक पहुंचने में वर्षों लग सकते हैं। लगता है मुझे कोई और तरीका खोजना होगा। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा, नंदिनी कपूर का फोन था। क्या बात है? रणवीर ने कॉल उठाई। रणवीर, मैंने आज की घटना पर विचार किया है और ईमानदारी से महसूस करती हूँ कि मैं गलत थी। क्या तुम्हारे पास अभी समय है? मैंने शौर्य शिखर होटल में एक निजी कमरा आरक्षित किया है और तुम्हें व्यक्तिगत रूप से औपचारिक रूप से माफी मांगने की योजना बना रही हूँ, नंदिनी कपूर ने अपनी आवाज में एक अभूतपूर्व कोमलता के साथ कहा। रणवीर ने गहरी सांस ली, ये जानकर आश्चर्यचकित था कि नंदिनी कपूर माफी मांगने की पहल करेगी। ठीक है, मैं वहां पहुंचूंगा। रणवीर एक पल के लिए झिझका, लेकिन अंततः जाने का फैसला किया। आधे घंटे बाद रणवीर शौर्य शिखर होटल की लॉबी में पहुंच गया। उसने वह निजी कमरा खोज लिया जहां नंदिनी कपूर थी और अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा उसके पीछे बंद कर दिया गया और ताला लगा दिया गया। तभी उसने देखा, नंदिनी कपूर के अलावा विराट त्यागी और 7 हटे कट्टे आदमी थे। नंदिनी कपूर खड़ी हो गई और विराट त्यागी की बाहों में झूल गई। प्रिय, मैंने तुमसे कहा था कि यह मूर्ख फंस जाएगा, है ना? तुम्हें आज मेरा बदला लेना होगा। मेरे चेहरे पर अभी भी दर्द है। विराट त्यागी ने रणवीर को ठंडी नजर से घूर कर देखा। तुम्हारी हिम्मत वाकई बढ़ गई है जो तुमने दूसरी औरत को नंदिनी कपूर को मारने दिया। तुम अपनी टांगें तुड़वाना पसंद करोगे या हाथ? एक चुनो। इसी क्षण रणवीर को एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया था। उसका चेहरा स्याह पड़ गया और उसकी नजर बर्फीली हो गई। अगर तुम अभी माफी मांगते हो घुटनों पर, तो देर नहीं हुई है।
अध्याय 6, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। हर कोई, नंदिनी कपूर सहित, चौंक गया। क्या तुमने साफ साफ सुना कि उसने अभी क्या कहा? विराट त्यागी ने नंदिनी कपूर की ओर मुड़कर पूछा। नंदिनी कपूर ने तिरस्कारपूर्वक देखा। उसने हमसे उसके सामने घुटने टेकने को कहा। विराट त्यागी जोर जोर से हंसने लगा। धिक्कार है, ये कचरा वाकई खुद को प्यास समझता है, ऐसी बातें कहने की हिम्मत कर रहा है। निजी कमरे में मौजूद कई हटे कट्टे आदमी भी उसके साथ हंसने लगे। रणवीर, क्या तुम भूल गए कि मैंने सांडा चैंपियनशिप जीती थी? यहाँ मौजूद सभी शहर के सांडा दल के गुरु हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हम में से इतने सारे को हरा सकते हो? ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। मेरे पैरों के नीचे से रेंगते हुए निकलो और मैं तुम्हारी अभी की हेकड़ी को माफ कर दूंगा, कैसा रहेगा? जैसे ही विराट त्यागी बोला, उसने एक पैर उठाया और उसे कुर्सी पर रखा। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। रेंगो। रणवीर ने ठंडी सांस ली और इन लोगों के साथ शब्द बर्बाद करना जरूरी नहीं समझा। उसने अचानक एक लात मारी, विराट त्यागी के पेट के निचले हिस्से पर वार किया। आउच! विराट त्यागी दर्दनाक चीख उठा, अपने पेट को पकड़कर उछल पड़ा। तुम्हारे पूर्वजों की, तुमने मुझे लात मारने की हिम्मत की। भाइयों, इसे पकड़ो, इसे पीट पीट कर मार डालो। ये देखकर कई हटे कट्टे आदमी तुरंत रणवीर को घेर लिया। रणवीर शांत रहा। उसे दोपहर में सीखे युद्ध कला कौशल याद आ गए। एक बिजली की चमक के साथ वह जहां था वहां से गायब हो गया। फिर नंदिनी कपूर, जो बगल में खड़ी देख रही थी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने 7 रणवीर को उन 7 हटे कट्टे आदमियों के सामने प्रकट होते देखा। 7 रणवीर ने एक साथ वार किया और हटे कट्टे आदमी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। वे सभी दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। ये कैसे संभव है? क्या मैं कुछ गलत देख रही हूँ? नंदिनी कपूर ने अपनी आंखें जोर से मलीं। वह कुछ गलत नहीं देख रही थी। उस क्षण वाकई निजी कमरे में 7 रणवीर दिख रहे थे, लेकिन वे रणवीर के क्लोन नहीं थे, बल्कि वे मायावी प्रतिछाया थे। रणवीर ने 7 हटे कट्टे आदमियों को क्रम से ढेर किया, लेकिन उसकी गति इतनी तेज थी कि नंदिनी कपूर को ऐसा लगा जैसे 7 रणवीर ने एक साथ कार्य किया हो। महज सांडा गुरु, वे प्राण साधना के युद्ध कला कौशल से कैसे तुलना कर सकते थे? 7 हटे कट्टे आदमियों से निपटने के बाद रणवीर विराट त्यागी के पास पहुंचा, जो लाल मुंह था और सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहा था। विराट त्यागी अंततः ठीक हुआ और रणवीर की ओर एक क्रूर मुक्का मारा। रणवीर ने आसानी से उसकी मुट्ठी पकड़ी और फिर उसे फिर से पेट के निचले हिस्से में लात मारी। विराट त्यागी ने अपने पैरों को एक साथ सिकोड़ा और जमीन पर घुटने टेक दिए। मैंने पहले कहा था कि घुटने टेकने में देर नहीं हुई थी, तुम बस सुनते नहीं। इसके बाद उसने एक लात मारी, विराट त्यागी के सीने पर वार किया। विराट त्यागी पीछे की ओर उड़ा और दीवार से जा टकराया, खून थूकता हुआ। ये कैसे हो सकता है? विराट त्यागी ने रणवीर को घूर कर देखा। उसकी आंखों में डर भरा था। रणवीर ने उस पर और ध्यान नहीं दिया और नंदिनी कपूर की ओर मुड़ गया। नंदिनी कपूर इतनी डर गई थी कि वह लगभग पत्थर बन गई थी। उसका मुंह इतना खुला था कि उसमें एक अंडा समा सकता था। तुम तलाक के बारे में क्या सोच रही हो? रणवीर ने पूछा। नंदिनी कपूर ने रणवीर को डर से देखा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैं ये देखकर कि नंदिनी कपूर निशब्द थी, रणवीर ने आह भरी। भूल जाओ, मैं तुम्हें एक और हफ्ता देता हूँ। 1 हफ्ते में हम पंजीकरण कार्यालय चलेंगे तलाक लेने। और हाँ, फिर कभी मुझ पर इस तरह का नाटक मत करना। तुम मेरे गुस्से को सहन नहीं कर पाओगी। बोलने के बाद रणवीर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, वह रुक गया। नंदिनी कपूर बस विराट त्यागी की हालत देखने वाली थी, लेकिन इतनी डर गई कि वह तुरंत फिर से खड़ी हो गई। रणवीर कराहते हुए हटे कट्टे आदमियों में से एक के पास गया और घुटने टेक कर बैठ गया। तुम लोगों ने मुझे पीटने के लिए एकजुट हो गए और मैं डर गया था। मुझसे मेरी मानसिक पीड़ा के लिए 500 रुपये मुआवजा मांगना, ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? हट्टा कट्टा आदमी इन शब्दों से स्तब्ध रह गया। तुम डर गए थे, साफ तौर पर हम डरे हुए थे, ठीक है। हालांकि वह रणवीर के फिर से कार्रवाई करने से डर गया और जल्दी से सिर हिलाया। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। उसने तुरंत अपने कपड़ों के अंदर से 500 रुपये निकाले और रणवीर को दिए। रणवीर ने इसी विधि का पालन किया। एक एक करके बचे हुए 6 हटे कट्टे आदमियों के पास गया। वे 6 लोग भी रणवीर के कौशल से वश में हो गए और बिना दूसरी सोच के उन्होंने उसे पैसे दे दिए। अंत में रणवीर विराट त्यागी के पास पहुंचा। विराट त्यागी ने लार निगल ली, माथे पर ठंडा पसीना। रणवीर के बोलने का इंतजार किए बिना उसने 500 रुपये निकाले और उसे सौंप दिए। रणवीर ने इसे प्राप्त किया। अभी भी 500 और हैं। विराट त्यागी, क्या वे सभी 500 नहीं दे रहे हैं? मुझे 500 और क्यों देने होंगे? रणवीर ने पूरी गंभीरता से कहा। तुम सर्व ना हो, साथ ही तुमने मुझे पैरों के नीचे से रेंगने के लिए कहा, जिससे मुझे सबसे गहरा डर लगा। विराट त्यागी दबाव में उसके पास 500 और निकालकर रणवीर को देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रणवीर ने संतोष के साथ 4500 रुपये जेब में डाले। अब कम से कम मुझे जीवन यापन के खर्चों की चिंता नहीं है। फिर वह निजी कमरे से निकल गया। नंदिनी कपूर ने सुनिश्चित किया कि रणवीर सचमुच चला गया है, इससे पहले कि वह जल्दी से विराट त्यागी के पास पहुंची। उसे चिंता के साथ उठाते हुए, प्रिय, क्या तुम ठीक हो? विराट त्यागी ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसकी आंखों में बदले की आग भरी थी। मैं उसे मार डालूंगा, नंदिनी कपूर ने चिंतित भाव से कहा। लेकिन वह इतना शक्तिशाली है, तुम में से इतने सारे लोग उसे हरा नहीं पाए। मैंने कभी महसूस नहीं किया था कि वह इतना मजबूत था। आह! विराट त्यागी ने ठंडी सांस ली। तो क्या हुआ अगर वह लड़ सकता है? वह बस एक दिमागहीन मूर्ख है। क्या तुम्हारी दादी का जयंती भोज 1 हफ्ते बाद नहीं है? रणवीर को भोज में आने के लिए कहो ताकि तलाक पर चर्चा हो सके। मैं उसे तुम्हारे पूरे कपूर परिवार के सामने शर्मिंदा कर दूंगा। ... रात में रणवीर विला में वापस चला गया। वह अच्छे मूड में था। अपनी पत्नी के प्रेमी को व्यक्तिगत रूप से खून की उल्टी करने तक पीटने का अनुभव काफी संतोषजनक था।
शक्ति ही सच्चा मार्ग है, ये कहावत वाकई सच है। मैं केवल प्राण साधना के पहले स्तर तक पहुंचा हूं और मैंने विराट त्यागी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मैं ये देखने का इंतजार नहीं कर सकता कि जब मैं स्थापना स्तर तक पहुंचूंगा तो कैसा होगा। एक व्यस्त चौराहे से गुजरते हुए एक हलचल सुनाई दी। रणवीर ने मुड़कर देखा, भीड़ जमा हो चुकी थी। कोई मेरी बेटी को बचा सकता है, कृपया मेरी बेटी को बचाओ। रणवीर करीब आया और एक सुंदर महिला को घबराहट में जमीन पर बैठा देखा, अपनी गोद में 7-8 साल की एक बच्ची को पकड़े हुए। छोटी बच्ची का चेहरा पीला था, उसकी आंखें कसकर बंद थीं और उसकी सांसें कमजोर थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के रणवीर सुंदर महिला के सामने भीड़ को चीरकर पहुंचा, बच्ची को उससे लिया और उसे जमीन पर सीधा लिटाया। माए, मुझे थोड़ी चिकित्सा कला आती है, मुझे उसे देखने दो। ये देखकर कि कोई मदद करने को तैयार था, सुंदर महिला के चेहरे पर निराशा उत्साह में बदल गई। धन्यवाद धन्यवाद, मेरी बेटी अभी ठीक थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ। एम्बुलेंस को अभी भी यहाँ पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे, कृपया उसे बचाओ। रणवीर ने कुछ नहीं कहा लेकिन लड़की की हालत की सावधानी से जांच करना शुरू कर दिया। फूड पॉइजनिंग, रणवीर ने खुद से बड़बड़ाया। लड़की की हालत निर्धारित करने के बाद रणवीर ने भीड़ की ओर सिर उठाया। क्या कोई मेरी चांदी की सुइयां खरीदने में मदद कर सकता है? बगल में एक औषधालय है, मैं जाकर खरीदता हूँ, एक चिंतित नागरिक चिल्लाया। 1 मिनट से भी कम समय में वह व्यक्ति चांदी की सुइयां लेकर आया। रणवीर ने जल्दी से छोटी बच्ची के कपड़े हटाए, चांदी की सुइयां लीं और उसके पेट में छेद करना शुरू कर दिया। नवचक्र संजीवनी सुई। दर्शकों को रणवीर की सुई के काम से स्तब्ध रह गए। उन्होंने एक्यूपंक्चर के साथ ऐसा आभा कभी नहीं देखा था। जब वह 8वीं सुई पर पहुंचा तो एक तीखी आवाज गूंज उठी, रणवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम किसी काम के नहीं। रणवीर ने ऊपर देखा और देखा कि यह उसकी सास रत्ना कपूर थी। अध्याय 7, बस एक और इंजेक्शन। क्योंकि यह इलाज का एक महत्वपूर्ण क्षण था और छोटी लड़की के जीवन को बचाने के लिए केवल एक और सुई, नवचक्र संजीवनी सुई की आवश्यकता थी, रणवीर ने रत्ना कपूर पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बगल में बैठी सुंदर महिला ने समझाया, बहन, मेरी बेटी अचानक किसी वजह से बेहोश हो गई और यह युवक उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। रत्ना कपूर चौंक गई। उसे बचाए? ये बेकार आदमी चिकित्सा के बारे में क्या जानेगा? क्या तुम अपनी बेटी की जान से मजाक नहीं कर रही हो? महिला ने अपनी भौहें सिकुड़ी। ये युवक दावा कर रहा है कि वह चिकित्सा जानता है। बहन, क्या कोई गलतफहमी है? मेरी गलतफहमी? ये लड़का मेरा दामाद है। मैं कैसे नहीं जानूंगी कि वह वास्तव में कैसा है? वह एक दामाद है, क्या तुम समझती हो? पिछले कुछ सालों से उसने मेरे यहाँ खाने और आलस्य करने के अलावा कुछ नहीं किया, वह चिकित्सा कैसे जान सकता है? रत्ना कपूर ने तिरस्कारपूर्वक कहा। महिला का चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसने जल्दी से रणवीर की ओर देखा। युवक, क्या तुम्हारे पास चिकित्सा लाइसेंस है? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? रणवीर असहाय था। मेरे पास चिकित्सा लाइसेंस नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हारी बेटी को बचा सकता हूं। मुझ पर भरोसा करो, मुझे बस एक आखिरी सुई लगानी है। महिला तुरंत चिंतित हो गई और अपनी बेटी को अपनी बाहों में ले लिया। तुम बिना चिकित्सा लाइसेंस के किसी का इलाज क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें एहसास है कि तुम मेरी बेटी की हत्या कर रहे हो? महिला की आंखें चिंता से लाल हो गईं, लगभग आंसू बहने वाले थे। दर्शक भी रणवीर की ओर उंगलियां उठाने लगे। यह आदमी ऐसा कैसे हो सकता है? इतने समय के बाद भी उसके पास चिकित्सा लाइसेंस भी नहीं है। क्या वह छोटी लड़की को गिनी पिग की तरह इलाज कर रहा है? आजकल तुम्हें हर तरह के लोग मिलते हैं। यह आदमी किसी बीमार इच्छा को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहा होगा, जानबूझकर युवा लड़की को नुकसान पहुंचा रहा होगा। मैंने कहा था कि यह लड़का बहुत छोटा दिखता है, बिल्कुल डॉक्टर जैसा नहीं, और वाकई वह नहीं है। ... रणवीर चिंतित दिख रहा था और उसने बच्ची को वापस छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। बहन, मैं सच में सिर्फ एक आखिरी सुई से तुम्हारी बेटी को ठीक कर सकता हूँ, मुझ पर भरोसा करो। महिला ने अपनी बेटी की रक्षा की और रणवीर को जोर से घूर कर देखा। अभी यहाँ से चले जाओ। अगर आज मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रास्ता बनाओ सब लोग। वैद्यराज सूर्यकांत आ गए हैं। भीड़ ने तुरंत एक रास्ता बना दिया। एक सफेद बालों वाला और मजबूत आभा वाला एक वृद्ध व्यक्ति पास आया। वैद्यराज सूर्यकांत, पूरे शहर में प्रसिद्ध अमर। वह पास से गुजर रहे थे, सुना कि किसी को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है और मदद के लिए आ गए। वैद्यराज सूर्यकांत को देखकर महिला की आंखें भी चमक उठीं। वह खड़ी हो गई, रणवीर को एक तरफ धकेल दिया और वैद्यराज सूर्यकांत के पास पहुंची। वैद्यराज सूर्यकांत, आपका यहाँ आना बहुत अच्छा है। कृपया मैं आपसे मेरी बेटी को बचाने की विनती करती हूँ। वैद्यराज सूर्यकांत जल्दी से आगे बढ़े और छोटी लड़की के बगल में झुक गए। चिंता मत करो, मुझे पहले उसे देखने दो। महिला ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से सिर हिलाया। रणवीर को अभी भी वहां खड़े देखकर उसने उसे फिर से धकेला और डांटा, दूर रहो। वैद्यराज सूर्यकांत को मेरी बेटी का इलाज करने में बाधा मत डालो। रणवीर ने आह भरी। वह बस मदद करना चाहता था और कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे इतना गलत समझा जाएगा। रत्ना कपूर ने उसका कान पकड़ा और उसे खींचकर दूर ले गई। तुम क्या कर रही हो? मुझे जाने दो, रणवीर ने भौहें सिकोड़कर कहा। रत्ना कपूर ने उसे घूर कर देखा। क्या तुम बेवकूफ हो या कुछ और? तुम इस मौके पर क्यों नहीं भाग रहे हो? अगर उस लड़की को बाद में कुछ हुआ तो तुम बच भी नहीं पाओगे और मैं निश्चित रूप से तुम्हारे कारण फंसना नहीं चाहती। उसने रणवीर को दर्जनों मीटर तक खींच लिया। रणवीर रत्ना कपूर की पकड़ से छूटा और वापस लौटने के लिए मुड़ा। वह छोटी लड़की पहले ही सांसों के धागे पर लटकी हुई है। यहाँ तक कि वैद्यराज सूर्यकांत भी उसे बचा नहीं पाएंगे। मुझे वापस जाना होगा वरना उसकी जान गई समझो। रत्ना कपूर का चेहरा स्याह पड़ गया क्योंकि उसने रणवीर का रास्ता रोक दिया। क्या तुम सच में खुद को बहुत ज्यादा समझते हो? अगर वैद्यराज सूर्यकांत भी उसे बचा नहीं सकते तो तुम क्या काम आ सकते हो?
क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोगों का इलाज करना जानते हो? मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें अभी मेरे साथ यहाँ से निकलना होगा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। दूसरी जगह वैद्यराज सूर्यकांत ने छोटी लड़की की हालत का बारीकी से परीक्षण किया। उनकी भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थीं। वैद्यराज, मेरी बेटी कैसी है? सुंदर महिला ने चिंतित होकर पूछा। वैद्यराज सूर्यकांत ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर माफी का एक हल्का भाव था। तुम्हारी बेटी गंभीर फूड पॉइजनिंग से पीड़ित है और सांसों के धागे पर लटकी हुई है। इस बिंदु पर एक वास्तविक अमर भी असहाय होगा। सुंदर महिला का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? वह थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक थी। क्या यह उस आदमी की वजह से हो सकता है जिसने पहले गड़बड़ की थी कि उसकी हालत बिगड़ गई? किसी ने सुझाव दिया। ओह, क्या किसी ने पहले आपकी बेटी का इलाज किया था? वैद्यराज सूर्यकांत ने पूछा। अपनी आंखों में आंसू भरकर सुंदर महिला ने सिर हिलाया। हाँ, एक बदमाश डॉक्टर बनकर मेरी बेटी का इलाज किया, उसमें सुइयां घुसाईं। यह उसी की वजह से हुआ होगा कि वह अब ऐसी है। मैं उसे मार डालूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। बोलते हुए सुंदर महिला ने रणवीर को ढूंढते हुए एक हत्यारे नजर से अपने आसपास देखा। वैद्यराज सूर्यकांत ने लड़की के कपड़े खोले और एक्यूपंक्चर के निशान देखकर सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या ये नवचक्र संजीवनी सुई तकनीक है जो सदियों से खोई हुई है? वैद्यराज सूर्यकांत सदमे से अभिभूत थे। बस एक सुई कम, बस एक और सुई। वैद्यराज सूर्यकांत ने चिंतित होकर सुंदर महिला से कहा, वह आदमी कहाँ है जिसने ये सुइयां लगाईं? उसे जल्दी वापस लाओ, वही असली दिव्य डॉक्टर है। बस एक और सुई से तुम्हारी बेटी को बचाया जा सकता है। सुंदर महिला अवाक रह गई। क्या तुम्हारा मतलब है कि सिर्फ एक और सुई से मेरी बेटी को पुनर्जीवित किया जा सकता है? उस दिव्य डॉक्टर ने एक दिव्य चिकित्सा कौशल का प्रदर्शन किया है जो मृतकों को वापस जीवन में ला सकता है। तुम्हारी बेटी की हालत को देखते हुए केवल यही चिकित्सा तकनीक उसे बचा सकती है। तुमने उसे इलाज पूरा क्यों नहीं करने दिया? वैद्यराज सूर्यकांत ने उसे डांटा। तभी सुंदर महिला को अपने कार्यों की मूर्खता का एहसास हुआ। वह जल्दी से रणवीर को ढूंढने के लिए खड़ी हुई, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। तो वह झूठ नहीं बोल रहा था। मैं इतनी मूर्ख हूं। वह इसलिए चला गया होगा क्योंकि उसे लगा कि मैं उस पर भरोसा नहीं करती। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। उसने लगभग रोते हुए विलाप किया। वह दूर नहीं गया है, वह वहीं है। उसी क्षण किसी ने रणवीर को देखा और उसकी ओर इशारा किया। सुंदर महिला ने तुरंत उस दिशा में देखा। उसकी आंखों में आशा की एक चमक फिर से जाग उठी और वह रणवीर की ओर दौड़ी। रणवीर अभी भी रत्ना कपूर से उलझा हुआ था। रत्ना कपूर ने हठपूर्वक रणवीर को आगे बढ़ने से रोका। सुंदर महिला रणवीर के सामने पहुंची, पछतावे से भरी हुई। दिव्य डॉक्टर, मुझे बहुत खेद है, मैं अंधी थी और तुम्हें गलत समझा। वैद्यराज सूर्यकांत ने कहा कि तुम ही अकेले हो जो मेरी बेटी को बचा सकते हो। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, कृपया मेरे बच्चे को बचाओ। जब तक वह ठीक हो जाएगी मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा मानूंगी। रत्ना कपूर के चेहरे पर एक संदेहास्पद भाव आया। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि वह किसी का इलाज नहीं कर सकता? क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह तुम्हारी बेटी को मार डालेगा? सुंदर महिला का चेहरा स्याह पड़ गया और उसने मुड़कर रत्ना कपूर के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। ऐसा लगता है कि तुम ही हो जो मेरी बेटी को मारना चाहती हो। अगर तुमने फिर से इस दिव्य डॉक्टर को रोकने की कोशिश की तो देखोगी क्या होता है। रत्ना कपूर स्तब्ध रह गई, अपना चेहरा ढंक कर वहीं जड़वत खड़ी रही। रणवीर ने रत्ना कपूर को बिना कुछ कहे देखा और सुंदर महिला से कहा, जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। चलो जल्दी चलते हैं। अध्याय 8, उसे घर लाकर अपने पिता बनाओ। छोटी बच्ची के पास वापस आकर रणवीर ने जरा भी समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की और एक बार फिर नवचक्र संजीवनी सुई का उपयोग किया। पिछली 8 सुइयों का प्रभाव केवल 15 मिनट तक ही रह सकता था और एक बार वह समय बीत जाने के बाद वह भी छोटी बच्ची को बचा नहीं पाएगा। सौभाग्य से देरी बहुत लंबी नहीं हुई थी। जैसे ही अंतिम सुई छोटी बच्ची के शरीर में घुसी, उसकी कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं और फिर उसका शरीर एक तरफ झुका और उसने एक काले चिपचिपे पदार्थ का पोखर उल्टी कर दिया। आसपास के कई लोगों ने अपनी नाक ढंक ली। फिर छोटी बच्ची के चेहरे का पीलापन फिर से गुलाबी होने लगा और उसकी सांसें भी धीरे धीरे मजबूत होने लगीं। सुंदर महिला ने एक गीला पोंछा निकाला, छोटी बच्ची का मुंह साफ किया और फिर रोते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। ईशा, कैसा महसूस हो रहा है? तुमने माँ को बहुत डरा दिया था, मुझे लगा कि मैं तुम्हें खोने वाली हूँ। ईशा भी डरी हुई लग रही थी और सुंदर महिला से कसकर चिपक गई। माँ, ईशा अब बहुत बेहतर महसूस कर रही है। दर्शकों ने ये देखकर कि रणवीर ने वास्तव में छोटी लड़की को बचा लिया था, सभी ने प्रशंसा से भरे चेहरे दिखाए। उनमें से कई को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें रणवीर के बारे में अपनी पिछली गलतफहमी पर पछतावा हुआ। रत्ना कपूर, जो उनके पीछे आई थी, स्पष्ट रूप से परेशान थी और बुदबुदाई, क्या तुक्का है? रणवीर जैसा ऐसा हारा हुआ व्यक्ति भी लोगों को ठीक कर सकता है। उसने सुंदर महिला की ओर देखा और यह महसूस करते हुए कि वह कोई ऐसी नहीं थी जिससे उलझा जा सके और रणवीर के कार्यों को रोकने से और परेशानी पैदा होने की चिंता में वह खिसक गई। वैद्यराज सूर्यकांत रणवीर के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, युवा भाई, क्या वह नवचक्र संजीवनी सुई थी जिसका आपने अभी उपयोग किया? रणवीर ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, वैद्यराज ने बहुत कुछ देखा और जाना है, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। वैद्यराज सूर्यकांत जोर से हंसे, तुम्हारे सामने मैं दिव्य डॉक्टर का खिताब रखने की हिम्मत नहीं करता। सच्चा गुरु ही शिक्षक होता है और चिकित्सा के क्षेत्र में मुझे तुम्हारा जूनियर होना चाहिए। क्या मैं आपका संपर्क जानकारी प्राप्त कर सकता हूं ताकि भविष्य में मैं आपसे चिकित्सा संबंधी मामलों पर सलाह ले सकूं? बिना किसी हिचकिचाहट के रणवीर ने वैद्यराज सूर्यकांत के साथ संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया। वैद्यराज सूर्यकांत जैसे व्यक्ति के लिए जो नदींग में एक दिव्य डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध थे, उनका नेटवर्क और संसाधन ऐसे थे जिनकी तुलना रणवीर वर्तमान में नहीं कर सकता था और उनसे दोस्ती करना स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा परिणाम था।
संपर्क विवरणों का आदान प्रदान करने के बाद वैद्यराज सूर्यकांत अन्य मामलों के कारण चले गए। रणवीर से किसी और दिन मिलने की व्यवस्था की। अब तक सुंदर महिला और ईशा दोनों शांत हो चुके थे। सुंदर महिला ईशा का हाथ पकड़े हुए रणवीर के पास आए। उसके चेहरे पर एक कृतज्ञ मुस्कान फैल गई। युवा भाई, मैं तुम्हें सच में पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकती। क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकती हूँ? तभी रणवीर ने आखिरकार सुंदर महिला को अच्छी तरह से देखा। उसकी छाती गर्व से उठी हुई थी, उसकी कमर पतली थी, उसके कूल्हे दृढ़ और ऊंचे थे, उसकी टांगें लंबी और सुडौल थीं। उसकी सुडौल काया में एक मादकता का स्पर्श था। उसके लहरदार लंबे बाल मोहक और मनमोहक थे। बस एक हल्की मुस्कान के साथ वह एक परिपक्व महिला का पूरा आकर्षण बिखेर रही थी। एक अद्भुत सुंदरता, ये वह शब्द था जो रणवीर के मन में आया। बस एक नज़र से रणवीर मोहित हो गया। युवा भाई, सुंदर महिला ने फिर से पुकारा। जब रणवीर ने जवाब नहीं दिया, रणवीर तब होश में आया। जल्दी से अपने मन को स्थिर किया। उसका चेहरा अनजाने में लाल हो गया। मेरा नाम रणवीर है। रणवीर के हाव भाव को देखकर सुंदर महिला ने एक मुस्कान छिपाए और उसके करीब झुक गई। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, मैं अपना वादा निभाऊंगी। तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं सहमत हो जाऊंगी। रणवीर मुस्कुराया। बहन, आपको इसे इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, मैं बस मदद करके खुश था। सुंदर महिला बहुत गंभीर थी। ऐसा नहीं होगा, मैं अपने वादे की पक्की हूँ। आगे बढ़ो और एक अनुरोध करो, मैं निश्चित रूप से इनकार नहीं करूंगी। उसकी नज़र चंचल हो गई क्योंकि वह रणवीर के कान में फुसफुसाने के लिए झुकी। उसकी आवाज़ मादक थी, भले ही यह एक अपमानजनक अनुरोध हो। अध्याय 9। अब आगे नहीं बढ़ना। रणवीर को तुरंत प्यास महसूस हुई और उसने एक त्वरित कदम पीछे लिया। ऐसा मत करो। सुंदर महिला हंसी। उसने हाथ बढ़ाया और रणवीर के कपड़ों का दामन पकड़ लिया और फुसफुसाया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा कोई पति नहीं है। रणवीर को समझ नहीं आया। ईशा को अनाथालय से गोद लिया गया है, सुंदर महिला ने समझाया। तभी रणवीर को उसके कहने का मतलब समझ आया, लेकिन इससे वह और भी असमंजस में पड़ गया। बहन, तुम बस मुझसे मजाक कर रही हो, है ना? मैं सच में बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करता। सुंदर महिला ने कुछ सेकंड तक रणवीर को घूर कर देखा, फिर अपने शर्ट का दामन छोड़ दिया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। दिलचस्प। उसने एक विजिटिंग कार्ड निकाला और रणवीर को दे दिया। बेशक, तुम ईशा के परोपकारी हो और इसके लिए मैं हमेशा आभारी हूँ। देवपुरी नगर में मेरा कुछ प्रभाव है, अगर कभी कुछ हो तो तुम मुझे बुला सकते हो। रणवीर ने विजिटिंग कार्ड स्वीकार किया और उस पर 3 शब्द लिखे देखे, जीना सिंह। उसने मुस्कुराते हुए कार्ड को रख लिया और सिर हिलाया। मुझे ईशा को वापस आराम करने के लिए ले जाना है, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? जीना सिंह ने ईशा को उठा लिया। रणवीर ने हल्की खांसी, नहीं धन्यवाद। जीना सिंह ने चंचल मुस्कान दी, ठीक है, अगर तुम्हें रात में नींद नहीं आती तो तुम मुझे भी बुला सकते हो। इतना कहकर वह ईशा को गोद में लेकर चली गई। रणवीर ने राहत की सांस ली, ये सोचते हुए कि इस महिला की वाकई एक शक्तिशाली उपस्थिति थी। वह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। ऐसा लगता है जितने ज्यादा अच्छे काम मैं करता हूँ, महिलाओं के साथ मेरी किस्मत उतनी ही मजबूत होती जाती है। रणवीर ने खुद से बड़बड़ाया और बिना रुके वापस चला गया। जीना सिंह ईशा को पकड़े हुए एक लाल फरारी के पास पहुंची, दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। माँ, अभी वह भाई इतना अच्छा था, क्या आप उसे घर लाकर ईशा का पापा बना सकती हैं? ईशा ने यात्री सीट पर बैठी हुई मासूमियत से सुझाव दिया। जीना सिंह ने मुस्कुराते हुए ईशा की ओर देखा, क्या तुम्हें वह भाई अच्छा लगा? ईशा ने गंभीरता से सिर हिलाया। जीना सिंह ने एक पल सोचा, ठीक है, तो माँ कोशिश करेगी और देखेगी कि क्या मैं उसे तुम्हारा पापा बनने के लिए राजी कर सकती हूँ। ईशा का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने फिर पूछा, माँ, क्या हम अब घर जा रहे हैं? क्या हम सुश्री आर्या के साथ खेलने नहीं जा रहे हैं? तुम्हें अब ठीक से आराम करने की जरूरत है। हम किसी और दिन सुश्री आर्या से मिलने जाएंगे, ठीक है? जीना सिंह ने ईशा के सिर पर हाथ फेरा। लेकिन हमने सुश्री आर्या से वादा किया था, अगर हम नहीं गए तो क्या वह नाराज होंगी? ईशा ने पूछा। जीना सिंह ने हंसते हुए जवाब दिया, वह हिम्मत नहीं करेगी। मैं उसकी बुआ हूँ, वह किसी से भी नाराज हो सकती है लेकिन मुझसे नाराज होने की हिम्मत नहीं करेगी। तुम वाकई एक छोटी चिंता करने वाली हो। ठीक है। ईशा अपनी सीट पर वापस बैठ गई और खुद ही सीट बेल्ट बांध ली। ... अगले दिन रणवीर अपनी ध्यान अवस्था से बाहर निकला। पूरी रात सोया न होने के बावजूद वह पूरी तरह से सतर्क महसूस कर रहा था, जो उसकी साधना का एक लाभ था। हवा में आत्मिक शक्ति अभी भी बहुत पतली है। हालांकि मेरी रात भर की साधना महत्वपूर्ण थी, फिर भी यह उतनी तेज नहीं थी जितनी मैंने उम्मीद की थी। मुझे कुछ आत्मिक औषधि या आत्मिक रत्न खोजने की जरूरत है ताकि मेरी मदद हो सके। लेकिन आत्मिकता वाले ये पदार्थ निश्चित रूप से मूल्यवान होते हैं। मेरे पास केवल 4500 रुपये के साथ मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं एक भी आत्मिक औषधि खरीद पाऊंगा। किसने सोचा होगा कि साधना के मार्ग पर चलने के बाद भी मुझे पैसे की चिंता करनी पड़ेगी। ये कहावत कि पैसा सर्वशक्तिमान है, साधना लोक में भी लागू होती है, रणवीर ने कड़वाहट से सोचा। अगर मैं एक आत्मिक ऊर्जा चक्र बना पाता तो मेरे प्रयासों को 2 गुना कर देता। दुर्भाग्य से मेरा वर्तमान स्तर बहुत कम है, इसलिए उसके लिए भविष्य का इंतजार करना होगा। आगे के विचारों को एक तरफ रखते हुए रणवीर उठा, स्नान किया और कुछ साधारण नाश्ता बनाया। जैसे ही वह अपनी साधना जारी रखने की तैयारी कर रहा था, उसे नंदिनी कपूर से एक टेक्स्ट संदेश मिला। रणवीर, मैंने 1 हफ्ते में तलाक का वादा किया था, लेकिन 1 हफ्ते में दादी का जयंती भोज है। हमारी 3 साल की शादी को देखते हुए दादी के जयंती भोज में शामिल हो जाओ और फिर हम तलाक ले लेते हैं। इससे कपूर परिवार में सभी को एक उचित स्पष्टीकरण भी मिलेगा। रणवीर ने कुछ मिनटों तक संदेश देखा, फिर एक शब्द में जवाब दिया, ठीक है। हालांकि नंदिनी कपूर का व्यवहार नीच था, रणवीर को अभी भी उनकी 3 साल की शादी के बाद सौहार्दपूर्ण विदाई की एक उम्मीद थी।
चूंकि नंदिनी कपूर ने इसे उठाया था, उसके पास इनकार करने का कोई कारण नहीं था। तलाक के विचारों को एक तरफ रखते हुए रणवीर अपनी साधना जारी रखने के लिए ध्यान में वापस बैठ गया। दोपहर में औषधि थोक बाजार जाने की योजना बना रहा था ताकि ये देख सके कि क्या वह कुछ आत्मिक जड़ी बूटियां खोजने में भाग्यशाली हो सकता है। इस बीच कपूर परिवार हवेली में विराट त्यागी सोफे पर लेटा हुआ था। नंदिनी कपूर एक नाजुक पक्षी की तरह उसकी बाहों में समाई हुई थी। प्रिय, रणवीर दादी के जयंती भोज में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है। तो मुझसे कैसे निपटोगे? विराट त्यागी के चेहरे पर एक बर्फीली मुस्कान आई। इस बार मैं न केवल उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करूंगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करूंगा कि वह जीवन भर व्हीलचेयर पर रहे, पिछली रात के बदले में। नंदिनी कपूर ने उत्सुकता से देखा, लेकिन कैसे? रणवीर अचानक इतना मजबूत हो गया, ऐसा लगता है कि 10 आदमी भी उसे नीचे नहीं गिरा सकते। विराट त्यागी ने अपना होंठ सिकोड़ा। सांदा अंततः ज्यादा दिखावे के लिए है, इसलिए वास्तविक युद्ध स्थितियों में थोड़ी कमी होना सामान्य है। यह अधिक शक्ति वाले व्यक्ति के खिलाफ अच्छा नहीं है। वह बेकार रणवीर के पास शायद घरेलू काम करने से औसत से अधिक ताकत है, लेकिन एक असली गुरु के सामने वह कुछ भी नहीं है। इस बार मैं रणवीर से निपटने के लिए किसी को काम पर रखने के लिए बहुत पैसा खर्च करने को तैयार हूं। नंदिनी कपूर की आंखें चमक उठी। तुम किसे काम पर रख रहे हो? विराट त्यागी ने नंदिनी कपूर की ओर देखा और गंभीरता से कहा, क्या तुमने देवपुरी नगर की अधिरा देवी के बारे में सुना है? नंदिनी कपूर ने सिर हिलाया। तुरंत विराट त्यागी ने कहा, यह अधिरा देवी एक क्रूर चरित्र है। अगर वह खुद को अधिरा देवी कहने की हिम्मत करती है तो तुम बस कल्पना कर सकते हो कि उसे कितना आत्मविश्वास है। वह क्रूर है और अपने तरीके से चलने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगी। जिसने भी उससे दुश्मनी मोल ली है या तो मर गया है या अपंग हो गया है, किसी का भी अच्छा अंत नहीं हुआ है। आजकल देवपुरी नगर में आधे से अधिक अंडरवर्ल्ड प्रभाव इस अधिरा देवी के प्रति वफादार हैं। उसके इशारे पर विशेषज्ञों का एक समूह है। तुम्हारी दादी के जयंती भोज में मैं उसे बुलाऊंगा। रणवीर से निपटना बच्चों का खेल होगा। नंदिनी कपूर के चेहरे पर उत्तेजना का एक निशान दिखाई दिया। तो क्या रणवीर मरा हुआ नहीं है? अगर वह मुझे, विराट त्यागी, को ठेस पहुंचाने की हिम्मत करता है तो निश्चित रूप से मैं उसे अच्छा जीवन नहीं जीने दूंगा। विराट त्यागी ने ठंडी सांस ली। विराट त्यागी नंदिनी कपूर को सोफे पर पिन करने वाला था और जैसे ही वह झुका, उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और वापस बैठ गया। नंदिनी कपूर पजल्ड, प्रिय, क्या हुआ? क्या तुम जारी नहीं रख रहे हो? विराट त्यागी ने अपना हाथ हिलाया और खड़ा हो गया। बाथरूम की ओर चला गया। मुझे चोट लगी है, अभी के लिए जारी नहीं रखते हैं। बाथरूम में विराट त्यागी ने अपना सिर झुकाया। उसका चेहरा चिंता से भरा था। मुझे डराओ मत कृपया। काफी देर बाद विराट त्यागी दर्पण के सामने खड़ा था। आंखें क्रोध से लाल थीं और उसने आकाश की ओर एक लंबी चीख निकाली। रणवीर, अगर मैं तुम्हें इस बार बेकार नहीं करता तो मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं हूं। आर्या फॉर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय के अंदर। आर्या सिंह डेस्क के सामने बैठी थी, कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रही थी। उसमें रणवीर के पिछली रात के वीरतापूर्ण कार्य, ईशा का इलाज के बारे में समाचार रिपोर्टें प्रदर्शित थीं। किसने सोचा होगा कि यह आदमी वास्तव में चिकित्सा कला जानता था। मेरी बुआ पर इतना बड़ा एहसान करने में कामयाब रहा। इस आदमी की वाकई किस्मत चमक गई। आर्या सिंह ने खुद से बड़बड़ाया। खट खट खट, दरवाजे पर खटखटाने की आवाज गूंज उठी। आर्या सिंह ने जल्दी से समाचार पृष्ठ बंद कर दिया और एक कार्य रिपोर्ट पर स्विच किया। सीधा होते हुए अंदर आओ। सचिव शुक्ला अंदर आया। उसके चेहरे पर गंभीर भाव था। क्या हुआ? क्या उत्पादन पंक्ति में फिर से कोई समस्या है? आर्या सिंह ने पूछा। सचिव शुक्ला ने सिर हिलाया। सुश्री, यह इंद्रप्रस्थ से है। वे आपसे जल्द वहां जाने का आग्रह कर रहे हैं। आर्या सिंह का चेहरा स्याह पड़ गया। क्या मैंने दादाजी को पहले ही नहीं बताया?